मॉर्निंग सॉरी गुड आफ्टरनून हो चुका है अभी। ठंड में तो सर इतना ठंडा पड़ा है कि 2 बजे तक भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, है ना। समझ में नहीं आ रहा है लोग। उस दिन तो एक फ्लाइट था सर जो कोलकाता में लैंड करने वाला था, मुंबई से आ रहा था, नहीं गुवाहाटी जाने वाला था। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाला था, लैंड नहीं कर पाया गुवाहाटी में, फॉग के कारण इतना ज्यादा था। फिर वो सोचा कि कोलकाता नियरेस्ट है तो कोलकाता में लैंड करते हैं इमरजेंसी। फिर कोलकाता में भी उतर नहीं पाया, कल का परसों का बात है, कोलकाता में भी उतर नहीं पाया। इतना फ्यूल कहाँ से है? फिर कोलकाता में भी क्योंकि इतना फॉग के कारण नहीं हो पाया, तो फिर वो भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर में रनवे बंद था, एयर कंट्रोलिंग के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर ज्यादा और पीछे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पीछे चला जाएगा तो फिर से मुश्किल हो जाएगा। फिर बांग्लादेश को कांटेक्ट किया, क्योंकि सबसे नजदीक में से कोलकाता था, और कोलकाता नहीं तो ढाका था, लेकिन एक फॉरेन कंट्री है। तो फिर ढाका बोला ठीक है लैंडिंग कर, तो ढाका में जगह था और लैंडिंग का पोजीशन था, तो ढाका में लैंड किया। फ्यूल कहाँ से आया इतना सारा फ्यूल? तो फिर वो थोड़ा देर तक इसीलिए तो आसपास में घूम रहा था, 1-1.5 घंटा के आसपास में ही घूम रहा था। वही ना, फ्यूल तो नहीं होता। ठीक है, नहीं तो वो चाहे तो फिर से किसी इंडिया के किसी जगह में जा सकता था, लेकिन वो ऐसा जगह ढूंढ रहा था जहां पर भी उसको फ्यूल में दिक्कत ना हो, क्योंकि ढाका से फिर गुवाहाटी जाएगा तो ज्यादा दिक्कत देरी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पास में ही है। फिर लास्ट में ढाका में सब, उसमें कांग्रेस का एक लीडर भी था, फिर वहीं पर सारे के सारे प्लेन के अंदर ही था, कोई बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि किसी के पास पास में नहीं है। सर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। अभिजीत, कोनिका, नील, शोभनिता, सनोन, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा सर, चलो स्टार्ट करते हैं टैक्स का क्लास। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर बेसिक्स लेवल में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट फ्यू क्लासेस में आप लोगों को मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का एक रफ आइडिया आप लोगों को मिल गया है, टैक्स रेट का भी आइडिया आपको मैं दिया। तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करूंगा तो आपको थोड़ा सा सुविधा होगा, क्योंकि चार्ज रिबेट ये सारा कैलकुलेशंस करने में भी आप लोगों को धीरे धीरे ग्रोथ में मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर पॉइंट पे आता हूँ। इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा, उसके बाद मैं रेसिडेंशियल स्टेटस में बात करूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर जिंदा है अभी? मार खाया हूँ अभी तक। अच्छा देखो, बहुत पुराना है, 10 साल हो गया शायद। वही तो बोला, मार खाया अभी तक। कैसी हो? तभी चल रहा है। एक सिंपल से इलस्ट्रेशंस करते हैं, चलो कॉपी निकालो सब कोई, पेन कॉपी रेडी कर लो। एक सिंपल इलस्ट्रेशंस आपको मैं पहले कराता हूँ, देखते हैं आप लोग कैसे जवाब देते हो, फिर धीरे धीरे मैं टफ लेवल में जाऊंगा। क्वेश्चन रेडी नहीं कर पाया तो एग्जाम्पल से ही करूंगा, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, करना चाहिए। समझ में आना चाहिए। हाँ चलो, ये वाला एग्जाम्पल पहले मेरे साथ साथ सॉल्व करो। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है सर? बेसिक्स का सारा रेट चार्ट सब कुछ हो गया, किसी का कोई बैकअप क्लासेस बाकी है? অভিজিৎ ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাকআপ দিয়েছি তোকে? मेरे को बस रिग्रेट हो रहा है। কিছু কিছু আছে, কিছু বেশি কিছু তো আছে। নেই। কটা দিয়েছি? বেসিক্সের কটা ক্লাস দিয়েছি, একটা না দুটো? স্যার একটা দিয়েছেন। একটা দিয়েছি, তো বাকি বলবি তো স্যার পাঠান বলে? আচ্ছা ঠিক আছে পাঠাচ্ছি, আজকের ক্লাসের পর পাঠাচ্ছি। अच्छा देखो सर, क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा हाइब्रिड मॉडल का क्वेश्चन बोल सकते हो। मिस्टर बी शुगर केन ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है सर? शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? करना। गन्ना, ठीक है, गन्ना किसान, ठीक है। तो मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। जो शुगर केन वो बनाता है और उसी से वो अपने फैक्ट्री में चीनी भी बनाता है, ठीक है।
30% ऑफ इज प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। उसका जितना टोटल प्रोडक्शन है उसका 30% वो सेल करता है। 30% ऑफ सुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। 30% सुगर केन वो 10 लाख में बेचता है। बात समझ में आ रहा है? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लो। 30% of sugarcane produced is sold for ₹10 lakh and the cost of cultivation of such sugarcane is ₹5 lakh। 5 लाख। 5 लाख में 30% sugarcane बनाया जा रहा है, उसको मार्केट में बेचा जा रहा है 10 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सब बैलेंस सुगरकेन मैंने जो 70% बाकी सुगरकेन है वो 14 लाख का मार्केट वैल्यू में मिल रहा है, 14 लाख का मार्केट वैल्यू में मिल रहा है ऑफ द सेम एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। ध्यान से सुनना, 70% जो शुगर केन है 70% इज 14 लाख का उसका कल्टीवेशन कॉस्ट है जो मार्केट में 22 लाख में मिल रहा है। मतलब वो बेच सकता है 22 लाख। बेच सकता है 22 लाख में, बनाने में खर्चा पड़ा है 14 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसने 1.5 लाख के आसपास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खर्चा किया। 1.5 लाख के आसपास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खर्चा किया ऑन दी बैलेंस शुगर केन। माने ये जो 70% जो शुगर केन उसने डेवलप किया उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1.5 लाख का। और फिर शुगर जो है सर उसको बेचा 25 लाख। शुगर केन नहीं, शुगर को बेचा 25 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। कंप्यूट बीज बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर है। आपको बोल रहे कि भाई ये जो बंदा बी है इसका बिजनेस इनकम कितना होगा और इसका एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सर मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग फिर से फटाफट इजी क्वेश्चंस है इसको समझना। और इसमें से देखो सर एक बात है, एग्री इनकम माने यहाँ पर 2 इनकम है, एक एग्री भी है और एक बिजनेस भी है। शुगर वाला बिजनेस है, एग्री शुगर केन। वेरी गुड सर। शुगर वाला जो काम है, शुगर बेच के जो हमें मिलता है वो मेरा बिजनेस है, और जो मैं मतलब जिसका मेरा फैक्ट्री है, और शुगर केन मेरा जो गन्ना है वो मेरा क्या है सर, वो मेरा एग्रीकल्चर है। तो आपको ये हिसाब करके बताना है कि ये जो बी है इसका बिजनेस इनकम कितना है और इसका एग्री इनकम कितना है। प्लीज टेल मी सर, क्वेश्चन आपको समझ में आया? हेलो सनोन, अभिजीत, बोलो सर। प्रिया, कोनिका, क्वेश्चन हो जाएगा चेक? ओके सर। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सोमोन्विता सबको पूछ रहा हूँ। तो आप आपके सामने क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर बी का टोटल शुगर मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है जहां पर मिस्टर बी 30% शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है 10 लाख का, जिसका मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट में सेल कर सकता है, जिसको बनाने में उसका कल्टीवेशन कॉस्ट पड़ रहा है 5 लाख का, और बाकी 70% का उसका कॉस्ट है 14 लाख का, प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1.5 लाख का, 22 लाख का मार्केट खर्चा है, और 25 लाख में शुगर बेच रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? चलो एक काम करो, एक फॉर्मेट डेवलप करो और सिंपल हो जाएगा। हेडिंग करो सर, हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्री इनकम। एग्जाम में भी इसी तरह से करना है, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्री इनकम ऑफ मिस्टर बी। हेडिंग कर दो, कर दिया आप लोगों ने? कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्री इनकम ऑफ मिस्टर बी। जस्ट एक सिंपल हेडिंग कर दो। ट्राई करोगे आप लोग? चलो ट्राई करो, ट्राई करो सर, ट्राई करो। मुझे बताओ कितना बिजनेस इनकम होगा और कितना एग्री इनकम होगा। कॉमन सेंस में ही इसका जवाब मिल जाएगा, मतलब थोड़ा अगर बेसिक कैलकुलेशंस आइडिया है हो जाएगा। इसमें टैक्स का बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने वाला बात कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा सेंस लगाएगा कोई भी बता सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के जवाब के लिए, किससे मुझे सही जवाब मिलेगा और सही टाइम मतलब जल्दी मिलेगा। बोलो सर, बोलो बोलो। हर्ष, सॉरी दर्श, बोलो। अभिजीत, ट्राइकॉर, ये आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या, जो लोग ऑनलाइन में हो?
आप लोग ऑफलाइन में क्यों नहीं आते? आप लोगों को मारता पीटता फिर वजह ज्यादा अच्छा लगता है ना। नहीं होने पे चांटा लगाने से अच्छा होता है। सर वो इनऑफिस 1.5 लाख है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है वो। बैलेंस शुगर केन का है, देखो क्या लिखा है। शुगर केन का है। शुगर केन, बैलेंस शुगर केन माने 70% जो शुगर केन है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का खर्चा है 1.5 लाख का। तो वो उसमें प्रॉफिट से माइनस। करो करो ना, मैं तो आंसर दूंगा। ठीक है कर रहे हैं। अभी तक मुझे किसी का जवाब नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ सर, जल्दी बोलो। इतना टाइम काहे लगाते? क्वेश्चन दिखाओ क्या? दिखाते हैं। देखो देखो। पांच लाख और 1.5 लाख से ना। एक मिनट के लिए 1.5 लाख में से। हाँ 1.5 लाख। सैनन नहीं आया आंसर अभी तक। सैनन का, कोनिका का, किसी का ही नहीं आया। सबको मेरा आवाज तो आ रहा है ना। सर सेल ऑफ शुगर केन में 3.5 लाख इनका। सेल ऑफ शुगर केन में 3.5 लाख क्या? इनका 3.5 लाख का इनकम किया है। अच्छा। और सेल्स ऑफ शुगर में आपका 11 लाख। शुगर पे 11 लाख। अरे तुम्हारा मानना है कि बिजनेस इनकम 11 लाख का हुआ है और एग्रीकल्चर इनकम 3.5 लाख का हुआ है। जी। यही तुम्हारा जवाब है। बाकी और कोई कुछ कहोगे सर? ये लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे, मार खाएगा सब मेरे से। समन्विता, प्रिया, कोनिका, सैनन तो है ही नहीं। कहाँ चला गया नील? बॉल आया था वहाँ पे नहीं, स्टार्टिंग में भी। शायद कुछ प्रॉब्लम हो। नॉर्मली ऐसा करता नहीं। बोलो सर। लैपटॉप लैग हो गया है, मैं ट्राई करती हूँ ज्वाइन करने के लिए। सिस्टम है। मोबाइल से कर लो सर। ठीक है चलो, मैं ही करता हूँ, मुझे पता है मुझे ही करना पड़ेगा। काम ही क्या है मेरा। देखो, अब जब भी आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको हेडिंग करना है, जो आपको मैं बताया कि हेडिंग में देखो, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से दो, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फॉर्मेट का कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट मैटर नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर सी। यही होगा ना, जैसे जर्नल वर्नल में ऊपर देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो जस्ट आप एक हेडिंग बना दो। इतना मोटा क्यों? खतरनाक फ्रेंच। इतना मोटा ठीक है ब्लर हो जाता क्या हो जा रहा है? है।
कंप्यूटेशन ऑफ business income and agriculture income of Mr. B. बिजनेस इनकम एंड Agriculture एग्री इनकम of Mr. B. ऑफ मिस्टर B. बी। ठीक है, और मिस्टर बी। अब इसमें ये हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, अब ये हेडिंग देने के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम। हो सके तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो, और हो सके तो एक बिजनेस इनकम अरे और एक एग्री इनकम का भी कॉलम बना दो। एक बिजनेस का कॉलम और एक एग्री का कॉलम। ठीक है, बस इतना सा कर दो। अब ये कॉलम बनाने का सुविधा और कुछ नहीं है, आप पहले से ही आपका जवाब आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले सेल ऑफ शुगर कर लेते हैं पहले। अब किसी को भी पहले कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैं सेल ऑफ शुगर को पहले दिखा देता हूँ। तो सेल ऑफ शुगर में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपने शुगर बेचा कितने का? सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर, क्या बोलेंगे इसको? सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर। ये लैंग्वेज यूज करना, मतलब इस तरह का लैंग्वेज यूज करना, एग्जामिनर खुश होते हैं। ठीक है, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड मैंने सेल करके कितना मिला, ये सब बिजनेस लैंग्वेज है, आप लोगों को धीरे धीरे आदत करना पड़ेगा। ठीक है, यही मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सब वर्ड के साथ भी एट पर नहीं होंगे ना, फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा कि सर ये क्या प्रोसीड प्रोसीड चिल्ला रही है, प्रोसीड तो कभी सुना नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब वर्ड के साथ आपको एट पर होना पड़ेगा। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर क्या है? 25 लाख। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं बिजनेस में डाला क्योंकि शुगर बेच के मैं जो कमाता हूँ वो मेरा बिजनेस का ही इनकम होता है ना सर, तो मैंने 25 लाख यहाँ डाल दिया। अच्छा, जैसे मैंने सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर में 25 लाख डाल दिया, फिर मुझे यहाँ से एक चीज देखना है सर, कि मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कितना है। बोलोगे सर इसके साथ मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन का क्या रिलेशन? मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन, ध्यान से सुनना बात को सर। कितने का? 25 लाख का आपने शुगर बेचा। ठीक है, अच्छा आपने जो शुगर 25 लाख का बेचा, ये 25 लाख का शुगर कौन सा बैलेंस का है? माने ध्यान से देख, नहीं सर ये 70% का है। ये नहीं, देखो ऊपर वो जो पेजे है 30% of sugar cane produce is sold for 10 lakh. सर, ये तो शुगर केन है, मैं क्या कैलकुलेट करूं? शुगर। अच्छा फिर 70 ये जो 30% है ये तो शुगर केन का हिसाब है, और ये जो 70% है 70%, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन दैट इज 70% इज द 14 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। और जिसको मार्केट में बेचा गया, मतलब जिसमें खर्चा किया गया 1.5 लाख, और इसको मैन्युफैक्चर करके, ध्यान से सुनना सर, इसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचा गया 25 लाख। तो सिंपल हिसाब है ना, 25 लाख का तुमने बेचा, जिसमें 22 लाख का तुम्हारा शुगर केन है, और 1.5 लाख का तुम्हारा क्या है? प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो 25 लाख से 22 लाख और 1.5 लाख माइनस करोगे तो ना शुगर का हिसाब मिलेगा सर। मुझे इतना बताओ मुझे, हाँ क्या ये गलत कॉन्सेप्ट है? मुझे इतना बताओ, 25 लाख का तुमने टोटल शुगर केन बेचा, सॉरी शुगर बेचा, उसमें से शुगर केन का भी तो खर्चा माइनस करेगा, क्योंकि 25 लाख का शुगर बनाने में 22 लाख का शुगर केन में खर्चा है। हाँ या ना सर? 25 लाख का शुगर बेचने में 22 लाख का तो सिर्फ शुगर में खर्चा हो गया। देखो ये सब तो एकदम बेसिक बिजनेस है, इसलिए मैं 4 बार पूछा। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आया? बोलो सर क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना ही मेन बात है। तो 22 लाख आपका इधर आ जाएगा, यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब आपने खुद ही बोला, मतलब क्वेश्चन एग्जाम मतलब इसमें दिया भी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख, मैंने 1.5 लाख का। तो 25 लाख आपका क्या था? 25 लाख आपका शुगर बेच के टोटल आया था, उसमें से मार्केट वैल्यू शुगर केन का कितना है? 22 लाख का है। मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कितना है? 1.5 लाख का है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका हिसाब बनता है माइनस करके कितना? 25 22 1.5 कितना? 1.5 लाख बना है ना सर, बस 1,50,000। दिस इज योर बिजनेस इनकम, दिस इज योर
बिजनेस इनकम। समझ में आया? यहाँ तक का खेल क्लियर है ना? मैं उसको भूल ही गया हूँ, 70% का लेना था, मुझे 30% पूरा गोबर कर दिया। ठीक है, इसीलिए तो सर। अच्छा, अब आपको मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताता हूँ। अब एग्री का क्या खेल है? अब एग्री का करो, एग्री इनकम का क्या खेल? सर एग्री इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन। ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कितना है? 70%। मैंने मैं पहले 70% का हिसाब लगा रहा हूँ। ये जो 70% शुगर केन का मार्केट वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन था, बताओ। 70% शुगर केन का मार्केट वैल्यू कितना है? 14 लाख। सॉरी, गलत बोल दिया। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अब 14 लाख, मार्केट वैल्यू है 22 लाख। ठीक है, तो 22 लाख इसको बनाने में खर्चा पड़ा, और 14 लाख इसको, सॉरी 22 लाख मार्केट में बेच के मिल सकता है, और 14 लाख आपको बनाने में खर्चा पड़ा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, सीओसी। ठीक है, तो 22 लाख से 14 लाख माइनस करोगे, ये सर 22 लाख से 14 लाख माइनस करोगे, हाँ या नहीं? ये 70% का हिसाब कर, तो बस क्या करोगे यहाँ पर, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन 70% वाला क्या लिखोगे? 22 लाख। 22 लाख से माइनस करना है सीओसी। सीओसी माने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेट करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितने हैं? 14 लाख। तो 22 लाख से 14 लाख माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 8 लाख। ठीक है, तो ये जो 8 लाख है, ये आउटर में दे दो, एग्री का कॉलम में 8 लाख। ये कॉलम था ना सर एग्री का, तो 8 लाख का आपका इधर आ गया एग्री का। अच्छा, एग्री में और कुछ आएगा? हाँ 30%। शुगर केन का जो 30% वाला पार्ट था, है ना, तो यहाँ पर मैं हेडिंग करता हूँ सेल ऑफ शुगर केन। सेल ऑफ शुगर केन, ये भी मैं एग्री इनकम में डालूंगा। एग्री इनकम, इसमें लिख दो सर सेल प्रोसीड्स, मैंने बेच के कितना मिला, सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर केन, ब्रैकेट में दे दो 30%। कितना? क्वेश्चन देख लो। 10 लाख में बेचा, 5 लाख का कॉस्ट। बेचा 10 लाख में, खर्चा 5 लाख का। बेचा 10 लाख में, खर्चा 5 लाख का। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर केन कितना? 10 लाख। इसको बनाने में कितना खर्चा पड़ा? सीओसी तो 10 लाख से 5 लाख चला गया तो कितना होगा? तो आउटर में कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो आपका इधर 8 लाख था, इधर 5 लाख था, तो टोटल कितना हो गया? इधर 8 लाख, इधर 5 लाख, इधर 8 लाख, इधर 5 लाख, टोटल कितना हो गया? इनकम 1.5 लाख था, इधर था आपका 13 लाख। तो 13 लाख होगा आपका एग्री इनकम, और बिजनेस होगा आपका 1.5 लाख का। तो फिर आपका सिंपल जवाब है, आपका सिंपल जवाब इतना है, मिस्टर बीस बिजनेस इनकम, ऐसा लिखना। हाँ ऑब्वियसली, इक्वल्स टू 1,50,000 एंड एग्री इनकम इक्वल्स टू कितना? 1 लाख, सॉरी 13 लाख, 13 लाख, बस 13 लाख। इसमें एग्री इनकम में उनको कितना टैक्स देना है नहीं देना है, ये सब चर्चा में मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक लेवल क्वेश्चन था, तो मैं आपको बेसिक लेवल में बताया। धीरे धीरे मैं आपको एग्री इनकम में कितना टैक्स देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट दिन में ऐसे तो लिखाया था। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके अल्टीमेटली आपको देना कितना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कराता हूँ। पहले आप लोग कुछ बेसिक
क्वेश्चन। अच्छा मुझे इतना बताओ सर, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है सर? ये तो टैक्स का दिमाग ही नहीं था, कॉस्टिंग था, एकदम बेसिक कॉस्टिंग था। सबको क्लियर है सर? यस सर। अभिजीत बुझते पेरे चीज? हाँ सर, बुझते पेरे। सर यस सर। ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा अच्छा देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी करो फिर। इसको करो। मिस्टर सी, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? मिस्टर सी, थोड़ा छोटा रहेगा। छोटा कर दे, ठीक है ठीक है। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है बोले तो? सर ये लैटेक्स जो होता है रबर का चीज होता है, रबर से जो चीज बनता है उसे लैटेक्स कहते हैं। इस चीज में यूज होता है। रबर 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 प्रोडक्शन को, रबर प्रोडक्शन करने के बाद जो बनता है ना उसको लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स से डिफरेंट काइंड ऑफ रबर का चीज बनता है। यानी ये जो टायर बनता है या रबर रिलेटेड जितना चीजें बनता है सब लैटेक्स से ही बनता है। समझ रहे हो सर? इसका एक हिसाब है, मैं आपको आगे बताता हूँ हिसाब क्या है। इसको समझने के लिए आपको एग्रीकल्चर का एक रूल होता है, दैट इज रूल 7A। ठीक है, रूल 7A क्या होता है? रूल इसको मैं बाद में शॉर्ट में लिखा दूंगा, अभी फिलहाल आप जस्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए सुन लो। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। जब हम लोग रबर को मैन्युफैक्चर करते हैं या ग्रो करते हैं तो उसमें एक रूल एप्लीकेबल होते हैं। इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ कंट्रीफ्यूज लैटेक्स और सेनेक्स, और लैटेक्स एक ही वर्ड है सब। सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स, सेनेक्स लैटेक्स बेस्ड ऑन क्रेप्स और ब्राउन क्रेप्स और टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक रबर्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्रॉम फील्ड लैटेक्स, फील्ड मैंने जमीन से, ठीक है, और कोगलम ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट, सब लैंग्वेज है जो क्या बोलते बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया, grown by the seller in India. In such cases 35% of profit on sale is taxable as business income। मतलब जितना प्रॉफिट करोगे उसका 35% बिजनेस में जाएगा और 65% एग्री में जाएगा, जो कि एग्जेम्प्टेड है। मैंने जो भी करता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा रबर का खेती होता है साउथ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय का कुछ एरिया में, ठीक है, रबर प्लांटेशन कुछ इस तरह का होता है सर। रबर प्लांटेशन मैं दिखा देता हूँ, नॉलेज के लिए सुविधा होता है काफी, मतलब आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो है ना इसको लैटेक्स कहते हैं। ये जैसे खजूर का पेड़ से खजूर मिलता है ना, खजूर के पेड़ से खजूर मिलता है, सिमिलरली रबर के पेड़ से रबर का एक रस निकलता है, ठीक है। इस रस को कलेक्ट किया जाता है जस्ट लाइक अ, जैसे खीर खजूर से गुड़ बनता है ना, मोलासेस या गुड़ हम लोग खाते हैं, अभी ठंड के टाइम पे गुड़ का यूज बहुत होता है, तो उसी तरह का ये भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज है, इस तरह ऐसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करके प्रोसेस करके ये हम लोग जो गाड़ी का टायर बनाना से लेके हर चीज जो रबर से बनता है इसी तरह से बनता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर करना पड़ता है तब जाके इतना पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली रबर का पेड़ है आपका साउथ ईस्ट एशिया में ही, म्यांमार में बहुत है, आपका इंडोनेशिया में बहुत है, थाईलैंड एरिया में भी बहुत मिलता है। हाँ इंडिया में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। पहले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज का भी खेती होता था, लेकिन आजकल रबर में इतना प्रॉफिट है तो लोग ऑरेंज छोड़ के रबर के पीछे पड़ गए। त्रिपुरा में भी होता है। बहुत पानी चाहिए होता है रबर का खेती करने के लिए। इसका और तो बारिश होती है। हाँ बारिश होता है, बहुत बारिश होता है। हवा के बारे। नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होता है। ये देखो देख रहे ग्रीन एकदम, देख रहे पत्ता देख के समझ में आ जाएगा कि बारिश कितना होता है यहाँ पर। ठीक है, एकदम एकदम हरा भरा है। कभी मणिपुर मिजोरम जाओगे ना समझ में आएगा। एक पार्क है, इतना ग्रीन पार्क, मतलब पार्क नहीं, एक मैंने पहाड़ है वहां पर, इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब आप आंख नहीं हटा सकते, ग्रीनरी इतना है। तो वो अलग बात है। पॉइंट पे आते हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? इतना समझ लो कि अगर आप रबर सेलर हो और रबर का खेती करते हो, रबर का सेलर हो, रबर का खेती करते हो, तो 35% प्रॉफिट टैक्सेबल करेंगे और 65% प्रॉफिट एग्रीकल्चर में डाल देंगे, जो कि एग्जेम्प्टेड है।
अब इसी बेसिस में ये वाला क्वेश्चन है, जो कि एक मिस्टर सी है, मैन्युफैक्चर करते हैं लैटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। दीज आर बीन सोल्ड इन मार्केट फॉर ₹30 लाख। 30 लाख में आप बेच रहे हो। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज 10 लाख। रबर प्लांट को बनाने में खर्चा है 10 लाख का। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैटेक्स इज 8 लाख। रबर प्लांट का खर्चा 10 लाख का, लैटेक्स का है 8 लाख का। टोटल इनकम क्या होगा? बस करो करके उसके बताओ। बाद 65%। हाँ करो 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 सर, इजी है। ये तो बहुत है। हाँ ये तो तब भी easy है। बहुत इजी है, करो फटाफट हो जाएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर से देखो, मैंने आपको सिंपल इतना करो ना सर, 30 लाख का आपको पता लग ही गया कि 30 लाख का मेरा सेल प्रोसीड्स है ना। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैटेक्स कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कर कल मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट इक्वल्स टू 30 लाख जो आपको लैटेक्स से टोटल आ रहा है, इसमें से आप 10 लाख माइनस कर दो जो कि आपका प्लांटेशन कॉस्ट है रबर प्लांट का, और इसमें से आप 8 लाख माइनस कर दो जो कि लैटेक्स प्लांट का है। तो 30 माइनस 10 माइनस 8 कितना है? 12 लाख। एकदम मुंह जमानी हो जाएगा। सर बोलो 12 लाख तक कर लिए? Yes, sir. हो गया ना सर? पॉइंट वाइज दे दिए ना कि कौन सा खर्चा किसके लिए है, लिखना पड़ता है। ठीक है कि मैन्युफैक्चरिंग 8 लाख का है, 10 लाख का रबर प्लांट का दाम है, और 30 लाख का टोटल आपको इनकम हुआ था। तो इनकम से एक्सपेंस को माइनस करने से ही प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपका आ गया 12 लाख। अब ये जो आपका 12 लाख आया है, इस 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है टैक्सेशन के हिसाब से। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो वेरी सिंपल सर, कर दो। 12 लाख का 65% एग्री में चला जाएगा। कितना होता है? 7.8 लाख। करके देखो प्लीज, जल्दी जल्दी करो, बहुत इजी इजी पार्ट। हाँ 7.8 लाख, और 12 लाख का 35% को बिजनेस में डालो जो बचेगा। 12 लाख का 7.8 अगर आपका एग्री है, जो कि एग्जेम्प्टेड है, एग्री इनकम जो होता है सर वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है, और जो आपका बिजनेस इनकम होगा वो 4,20,000 का होगा। 4.2 लाख आपका बिजनेस का होगा जो टैक्सेबल होता है। आपको बस इतना पूछा था, टोटल इनकम कैलकुलेट करना। टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछा गया था, तो अभी करने का भी जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है उतना बता दो, एनफ है फिलहाल। ठीक है, एनी डाउट सर? कोई डाउट है तो बोलो, फिर समझाऊंगा। हाँ सर, एनीवन? किसी को कोई भी सवाल है तो कर लो। বুঝতে পেরেছে সবাই? हाँ सर। Sir, মানে আরেকবার आपको কোনটা কি বলবো বল, কোনটা বলবো, কোন পয়েন্টটা বলবো? কোন জিনিসটা বুঝতে পারিস না সেটা তো বল। আরেকবার বলছি, 30 লাখ টাকার রাবার ছিল, মানে রাবার বিক্রি করেছি টোটাল, তাই তো? আরে টোটাল টোটাল রাবার বিক্রি করেছি 30 লাখ টাকা। হ্যাঁ অভিজিৎ, হ্যাঁ রাবার প্ল্যান্টের, রাবার গ্রো করতে রাবারের যে গাছ লাগিয়েছি তাতে প্ল্যান্টে খরচা হয়েছে 10 লাখ টাকা। আর রাবার প্লান্ট থেকে রাবার ল্যাটেক্স বানাতে, ল্যাটেক্স কিরকম দেখতে হয়? এরকম দেখতে হয়। ল্যাটেক্সও দেখিয়ে দিচ্ছি, ইমাজিনেশন হয়ে যাবে। ল্যাটেক্স, রাবার लैटेक्स, एक सेकेंड रुको। इस तरह का होता है सर, ये देखो, तो लैटेक्स बोलने से यही दिखा रहा है, मतलब ये जो प्रोसेसिंग है ना, इसको इसको ऐसे आग में जलाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग चीजें हैं। ठीक है, तो रबर से इस तरह का लैटेक्स बनाते बनाते फिर ये प्रोसेसिंग में खर्चा हो गया 8 लाख का। ओके, प्रोसेसिंग में खर्चा हो गया 8 लाख का। तो 30 लाख तुमने टोटल रबर बेचा, जिसमें 10 लाख प्लांटेशन कॉस्ट है, 8 लाख लैटेक्स निकालने का खर्चा है। तो प्रॉफिट कितना कर दिया सर आपने? 12 लाख। इस 12 लाख में से 65% आपका एग्री में जाएगा एज पर दी रूल। रूल का नाम क्या है सर? रूल का नाम है 7
ए, ठीक है, ये 7A के हिसाब से हो रहा है। इनकम टैक्स रूल 7A कहते हैं इसको, इनकम टैक्स रूल 7A। आप यहाँ पर लिख दो एज पर रूल 7A, लिख लो सर, ठीक है। तो 12 लाख का 65% 7.8 लाख और 12 लाख का 35% बिजनेस इनकम होगा, क्योंकि रूल 7A बताता है कि रबर, क्योंकि देखो रबर का एग्रीकल्चर भी होता है। इसके पीछे आप अगर बोलोगे सर रीजन क्या है, रीजन ऐसा है कि रबर एक कॉमर्शियल प्लांटेशन, मैंने ऐसा नहीं कि ये कोई रेगुलर नीड है, ये तो कॉमर्शियल, इसका बिजनेस होता है। रबर कोई खाता है क्या? रबर क्या हम लोग खाते हैं? डेली नेसेसिटी का चीज है? नहीं है। गाड़ी चलाना है, रबर रिलेटेड चीजें बनाने के लिए खर्चा होता है। तो जो भी रबर का प्लांटेशन करते हैं ना, वो बिजनेस करने के लिए ही करते हैं मेनली, रोजी रोटी के लिए। मैंने रोजी रोटी इन द सेंस सर्वाइवल के लिए नहीं है। अगर रबर प्लांटेशन नहीं लगाओगे तो सर्वाइवल का इश्यूज नहीं है। चावल ना लगाने से सर्वाइवल इश्यूज हो सकता है, गेहूं ना लगाने से सर्वाइवल इश्यूज हो सकता है, सब्जी ना लगाने से सर्वाइवल इश्यूज हो सकता है, लेकिन रबर ना लगाने से सर्वाइवल इश्यूज नहीं। कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ सर, जैसे कि रबर, जैसे कि अभी चाय, कॉफी, ये सब मैंडेटरी प्रोडक्ट नहीं, ये सब कमर्शियल प्रोडक्शन। ये लोग जैसे चाय कॉफी क्या है, नशा होता है इसमें, ठीक है, कैफीन होते हैं, है ना। टी में भी एक तरह का नशा का चीज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सब चीज इज नॉट मैंडेटरी फॉर द लाइवलीहुड, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों प्रोडक्शन करते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वाइड ह्यूज डिमांड है, इंडिया में भी बहुत डिमांड है। मतलब इंडिया में चाय का डिमांड कितना है ये बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने अगर चाय का दुकान मैंने कहीं के भी हो, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और एकदम गुजरात से लेके मिजोरम तक, अब किधर भी चले जाओ चाय आपको हर जगह मिलेगा। और चाय के दुकान में खड़े होकर अड्डा लगाना, ये हर जगह का एक नॉर्मल कल्चर है, ठीक है। सो चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इवन इंडिया का चाय वर्ल्ड वाइड भी बड़ा फेमस है, स्पेशली आसाम का चाय, दार्जिलिंग टी इज वेरी पॉपुलर इन वर्ल्ड वाइड। सो पॉइंट इज दैट आपको मैं भी कुछ इसी तरह का चीज के बारे में बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस के थ्रू से। जैसे इससे पहले भी एक प्रोडक्शन के बारे में, जैसे शुगर के, इसका दोनों तरह का यूज है, इसका मैंडेटरी यूज भी है, इसका कमर्शियल यूज भी है। शुगर केन से चीनी बनता है जो एक डेली नेसेसिटी भी है, गुड़ बनता है जो भी डेली नेसेसिटी है, गन्ने का जूस लोग बहुत पीते हैं, हेल्दी भी है। लेकिन शुगर केन को इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगा, इसको काफी काफी बिजनेस होता है इसका, इसके बेसिस में स्टॉक मार्केट में कंपनीज भी है, रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, काफी बड़े बड़े कंपनीज है, और रबर का भी कंपनीज है। तो पॉइंट इज दैट कि शुगर भी एक कॉमर्शियल लेवल में शुगर का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। लैटेक्स का भी कॉमर्शियल लेवल में प्रोडक्शन होता है। लेकिन मैं आपको क्या दिखाया अभी, अभी जो आपको मैं कुछ देर पहले बात किया लैटेक्स का, उसको बोलते हैं रूल 7। उसको आप लिख सकते हो रूल 7, मतलब शुगर केन का जो बात मैंने किया वो 7 का है, ठीक है। रिक लिख के रख सकते हो सर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो रूल 7 का था, अभी जो मैं आपको बात किया वो रूल 7A का है। कैलकुलेशन क्लियर सर? স্যার हाँ बोल। স্যার বলছি ট্যাক্সটা যখন ক্যালকুলেট করে ওটা কি বিজনেস ইনকামের উপরে ক্যালকুলেট করবে না এগ্রিকালচার ইনকামের উপরে? सर एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है, मैं क्या लिखाया अभी आपको, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है ইয়েস স্যার, नील। ওটা বিজনেস ইনকামের উপরে করবে। অবভিয়াসলি এক্সেমটেড মানে কি, যেটাতে ট্যাক্স লাগে না। बिजनेस पे लाइक এক্সেমটেড কথার মানেই হচ্ছে যেটাতে ট্যাক্স লাগে না, और बिजनेस इनकम मानेই হচ্ছে टैक्सेबल इनकम, उसमें टैक्स देना है। एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं देना है, हो जाएगा लगातार। ইয়েস স্যার। टैक्स टैक्स कैलकुलेशन जब भी करेंगे इसी के ऊपर करेंगे, बिजनेस के ऊपर करेंगे, ना कि एग्री के ऊपर करेंगे। बट हाँ, देर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है, वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। এতটা क्लियर? ইয়েস यहाँ স্যার। तक, यहाँ तक बात क्लियर है ना? অভিজিৎ এবারে বুঝতে পেরেছিস? স্যার হ্যাঁ বললি না, না বললি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। अच्छा ठीक है। अच्छा रूल 7B, सर रूल 7B क्या होता है? 7A के बाद 7B में आ गए। 7B मैन्युफैक्चरिंग और कॉफी में बात करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉफी का रूल क्या है? 7B बोलता है। कॉफी का 2 पॉइंट ध्यान में रखना, अभी मैं बाद में नोट्स लिखा दूंगा, डोंट वरी। 7B में क्या है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। कॉफी सेल का 2 कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉफी ग्रो करते हो, क्योर करते हो बाय द सेलर्स इन इंडिया,
कॉफी ग्रो भी करते हो और क्योर भी करते हो। सर क्योर माने साफ सफाई करना, कॉफी प्लग करना जो होता है, जैसे चाय का क्या है, पत्ती होता है, कॉफी का बीज होता है, बीन्स टाइप का, उसको ग्रो करना और उसको क्योर करना एक प्रोसेस है। और एक चीज होता है कॉफी का, कॉफी ग्रो करना, क्योर करना और उसको रोस्ट करना। तो जब आप कॉफी ग्रो और क्योर करते हो और फिर बेचते हो, तो आपका 75% इनकम एग्री में डालती है और 25% बिजनेस में डालती है। लेकिन अगर आप कॉफी को ग्रोन भी करते हो, क्योर भी करते हो, रोस्ट भी करते हो, तो 60% इनकम एग्री में डालेंगे और 40% इनकम बिजनेस में डालेंगे। लिख लो सर, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। 7A 7B एंड 8, ये तीनों चीज तो जरूर लिख लो। हाँ, इसी तरह से मैं रख रहा हूँ, आप लोग फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो तो सर। रूल 7A 7B एंड 8, ये 3 रूल बड़ा काम आता है सर। जल्दी लिखो। 7A में रबर है, 65% एग्री, 35% बिजनेस। 7B में कॉफी है, कॉफी का दो दो कॉन्सेप्ट है, कॉफी ग्रो करना, क्योर करना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। और 7B के अंदर कॉफी को ग्रो करना, क्योर करना, रोस्ट करना। ठीक है, जब आप रोस्ट भी करोगे तो 60% एग्री में जाएगा, 40% बिजनेस में जाएगा। और जब आप सिर्फ ग्रो और क्योर करोगे तो 75% एग्री में जाएगा, 25% बिजनेस में जाएगा। লিখছে সবাই? হ্যাঁ, প্রিয়া, সমন্বিতা, বলো স্যার। কণিকা, কণিকার আওয়াজ আসছে না। হ্যাঁ স্যার। সনম, ওকে হ্যাঁ স্যার লিখছি। হ্যাঁ স্যার লিখছি। ओके सर, ओके। रिस्पांस देते रहना सर, रिस्पांस देने से मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग लाइव हो, मैं भी लाइव हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिख लो सर, फटाफट लिख लो। एक बात का ध्यान रखना, 7B में 2 पार्ट है कॉफी के अंदर, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत केस में हम लोग ये गड़बड़ कर देते कर बैठते हैं। सर लिखा हो जाने से मुझे बताना जरा। ইয়েস স্যার, হয়ে গেছে। सबका हो गया? दर्श कितना दे रही है वो? ओके, हो गया, ओके। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। वाह, वेरी गुड सर। ओके सर। मैन्युफैक्चरर के नीचे क्या? हाँ हाँ हाँ, मैन्युफैक्चरर एक टी वाला। अच्छा ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड के नीचे आपका है बाय द सेलर इन इंडिया। बाय द सेलर इन इंडिया। इसका भी 60-40। हाँ, चाय का 60-40, चाय के केस में क्या होता है 60-40। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है सर। ठीक है, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा क्वेश्चन बात करेंगे। बट अगर रूल नहीं पता होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, बट रूल के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। टैक्स इज ऑल अबाउट रूल। ठीक है, ये एक लॉ है सर, आपका ग्रिप लॉ में ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने से ही हो जाता है, पर रूल ना पढ़ोगे तो फिर मुश्किल पैदा हो सकता है।
ठीक 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 सर, ओके सर, ठीक है, चलो। अच्छा, नाउ बात क्या है सर, मैंने आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन कराया, उसमें पहले आपको मैं एक शुगर केन रिलेटेड बता दिया। शुगर केन के केस में बस एक चीज का ध्यान रखना है, कल्टीवेशन कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शुगर केन का कैलकुलेशंस पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बाकी इसके केस में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एज वेल एज ये परसेंटेज। शुगर केन का ऐसा परसेंटेज नहीं होता कि इतना परसेंट टैक्स इसमें जाएगा, उतना परसेंट उसमें जाएगा। शुगर केन का डायरेक्ट देख लो भाई, शुगर केन बेचोगे तो एग्री में जाएगा, शुगर बेचोगे तो बिजनेस में जाएगा। बात समझिएगा, शुगर केन के केस में शुगर है तो बिजनेस, शुगर केन है तो एग्री। हाँ ऑब्वियसली शुगर बेच के जो भी कमाओगे टैक्स लगेगा, लेकिन शुगर केन बेच के जो लग करोगे वो टैक्स में नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाएगा। और इसके केस में आपको परसेंटेज देनी। रूल 7 है रबर में बताता है 65-35। 7B कॉफी के केस में है 75-25 का केस है, 60-40 का केस है, और टी का केस में 60-40 का केस। याद रहेगा, दिमाग में रख लेना सर, बाद में बड़ा काम आएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये नॉलेज में नहीं रहेगा तो फिर कितना भी इजी क्वेश्चन हो उसी को टफ लगना चालू हो जाएगा। ओके सर, अभी ये आप लोगों में एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, फिर जाके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आगे और इलस्ट्रेशंस करेंगे। अच्छा, तो दो एक इजी इजी क्वेश्चंस को। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत जरूरी बात है सर, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। सर फार्म बने जानते हो, फार्म हाउस जानते हो, फार्म हाउस? अरे फार्म हाउस में लोग पार्टी नहीं करते, वही वाला फार्म हाउस। सर ये जो पार्टी वाला फार्म हाउस है, आजकल फार्म हाउस तो सर इतना महंगा हो गया है, स्पेशली अगर सिटी के पास है तो फार्म हाउस में क्या करते हैं लोग, शादी ब्याह वेडिंग सेरेमनी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना फार्म हाउस से जो इनकम होता है, अच्छा अब आप बोलोगे सर फार्म हाउस बेसिकली किस पर्पज में होता है? फार्म हाउस माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, देखो क्या लिखता है, इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग विच इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर of the rent or revenue of any such land or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind of any land with respect to which or produce of which any process discussed above is carried on would be agricultural income. Point to be noted sir. पॉइंट ये है कि अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तो लैंड के आसपास में फार्म हाउस होते हैं, जो जिसका मेन पर्पस होता है कि मानो अगर आप चावल उगाते हो तो चावल का जो होता है धान बोलते हैं, चावल उगाने के बाद जो उगाने से पहले जो पेड़ होता है उसको धान का पेड़ बोलते हैं, पैडी का। पैडी को बंगाली में क्या बोलते हैं? धान, ठीक है। जैसे गेहूं उगाने के बाद पहले गेहूं का जो पेड़ होते हैं उसको भी आपको कहाँ रखना पड़ता है? फार्म हाउस में। आपने लैंड से उसको उठा लिया, फिर जाके फार्म हाउस में रखोगे, फिर कुछ दिन बाद लेबर लगा के उसको झाड़ाई वगैरह करोगे, फिर वो अलग हो जाएगा पेड़ से, फिर जाके वो मार्केटेबल होता है। कभी ऐसा थोड़ी ना देखो कि धान का पेड़ लेके बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। धान को झाड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं धान झाड़ाई, या गेहूं को भी सिमिलर काइंड ऑफ झाड़ना पड़ता है, उसका भी प्रोसेसिंग है। तो पॉइंट इज दैट फार्म हाउस पे बेसिकली वही काम होता है। बात समझ में आ रहा है सर? फार्म हाउस का मेन पर्पस यही है, लेकिन फार्म हाउस का आजकल मल्टीपल यूज चल रहा है। आजकल फार्म हाउस का मल्टीपल यूज चल रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है बातें। तो इनकम अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ सच फार्म बिल्डिंग और एनी पर्पस इंक्लूडिंग लेटिंग और रेसिडेंशियल पर्पस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको अभी बता रहा था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समझ रहे हो सर? मैंने फार्म हाउस में फार्म रिलेटेड काम करोगे, खेती बाड़ी रिलेटेड काम करोगे, वो एग्रीकल्चर ही माना जाए। लेकिन अगर आप फार्म हाउस में पार्टी करोगे, लोगों को रेंट पे दोगे, जैसे कोलकाता के आसपास में मुद्दोग्राम साइड में काफी फार्म हाउस है, बैंगलोर के आसपास में भी फार्म हाउस है, किसी भी बड़े शहर में, बॉम्बे में भी बहुत सारे हैं सिटी के आसपास में। लेकिन सर वो गांव एरिया में, मजा का बात यही है, फार्म हाउस शहर में नहीं होता, शहर के बाहर ही होते हैं, जो कि गांव है, विलेज है। लेकिन विलेज में होने के बाद भी जमीन गांव का जमीन है, नॉर्मली एग्रीकल्चर, गांव का जो जमीन होता है ना सर, एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं उसको, और एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। इवन एग्रीकल्चरल जमीन बेच के भी जो इनकम होता है वो भी टैक्सेबल नहीं। लेकिन आप किस पर्पस में उसको यूज करो उसमें बहुत कुछ मायने रखता है। अब वही चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो फार्म हाउस में अगर आप फार्म हाउस रिलेटेड काम करोगे तो नो प्रॉब्लम,
लेकिन फार्म हाउस में अगर कोई बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड काम करो, जैसे किसी को रेंट पे दे देना, किसी को शादी ब्याह के लिए भाड़ा दे देना, ठीक है, तो फिर वो नॉन एग्रीकल्चर काम, ठीक है। तो इसलिए बोला नॉट बी एग्रीकल्चर, माने नॉन एग्री। फर्दर द इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आप इनकम करोगे, कुछ पर्पस अगर फुलफिल होता है, तो हम उसे एग्रीकल्चर इनकम बोल सकते हैं। क्या बोला, देखो पॉइंट, द बिल्डिंग शुड बी और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, माने एकदम लैंड के बगल में ही वो बिल्डिंग, जमीन के एकदम साथ सटा हुआ। एंड पॉइंट बी, द रिसीवर ऑफ द रेंट or the revenue of the cultivator or the receiver of the rent in kind should by reason of his connection with such land require it is as a dwelling house or as a storehouse। ठीक है, अगर पर्पस ऐसा है तो फिर बिल्कुल एग्री इनकम माना जाए, लेकिन अगर सेम बिल्डिंग को आप दूसरे पर्पस में यूज कर रहे हो तो फिर वो नहीं है। इन एडिशन टू द अबव कंडीशन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। द लैंड शुड बी either be assessed to land revenue in India or be subject to a local rate assessed and collected by the officers of the government. Where the land is not so assessed to land revenue in India or is not subject to local rate, it should not be situated in any area comprised within the jurisdiction of a municipality or a cantonment border and which has a population of not less than 10,000 or more। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको मैं एक लिस्ट सुनाने जा रहा हूँ, इसको आप लिखते भी रहना मेरे साथ साथ हो सके तो। सर क्या लिस्ट है सर, कब तक एक जमीन को गांव का जमीन बोलेंगे, एक लैंड को कब तक एग्रीकल्चरल लैंड कहा जा सकता है, उसका एक लिमिट है, गवर्नमेंट का एक लिमिट है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये लिमिट आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा माइंड मैप करता हूं। से फॉर एग्जाम्पल आप कोलकाता के आसपास हो, ठीक है, जैसे कोलकाता के आसपास, जैसे मानो अभी हम लोग कहाँ हैं, केशवपुर वीआईपी के पास है। अगर हम कोलकाता के केशवपुर वीआईपी के पास में से आसपास के कोई गांव का जमीन, जैसे मानो ये सब एरिया न्यू टाउन के पास, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये न्यू टाउन भी कोलकाता है। जब तक आपको सादा एरिया दिख रहा है, आप समझ लेना कि वो, तो हावड़ा भी कोलकाता है क्या? हाँ हावड़ा भी कोलकाता है, कल्याणी भी? कल्याणी भी कोलकाता है। इतना बड़ा कोलकाता? कोलकाता से वेरी बिग सर। बट देखिए आप लोग घूमे इतना छोटा ही लगता है। कोलकाता बहुत बड़ा है, कोलकाता हावड़ा, इसको मेगा सिटी कोलकाता बोलते हैं। इवन ये इंडिया का भी कोलकाता, जो का भी कोलकाता है। ये देखो यहाँ से जितना एरिया आपको सादा दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया कोलकाता है। ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा, मैं आपको एक रफ एक दिखाता हूँ, ये जितना एरिया आपको सफेद दिख रहा है, इसको ओवरऑल मेगा सिटी कोलकाता कहा जाता है। इस तरह का। और ये सब एरिया में आप देखोगे, हावड़ा में सिर्फ हावड़ा का पिन कोड यूज होता है, बाकी नॉर्थ 24 साउथ 24 में कोलकाता पिन कोड यूज होता है। हावड़ा का पिन कोड अलग है, वो हावड़ा ही लिखता है। बट अगर आप ओवरऑल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें, वो जब एक कोलकाता एरिया को देखता है तो हावड़ा और कोलकाता ट्विन सिटी है, और ट्विन सिटी मिला के इसमें हुगली का भी, हुगली डिस्ट्रिक्ट का जैसे चूचूड़ा, ये सब एरिया हुगली डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाता है, इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा है, हुगली है, नॉर्थ 24 है, साउथ 24 है। ओवरऑल ये मेगा सिटी कोलकाता है। आपको अगर मैं इंडिया में मेगा सिटी के बारे में बात करूं तो आपको एक आइडिया लगेगा, मेगा सिटी इन इंडिया, तो आपको समझ में आ जाएगा मेगा सिटी क्या होता है। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन अबव 10 लाख, उसमें मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये सिर्फ कोलकाता बता रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा मेगा सिटी वाइज तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। तो मैं मेगा सिटी में क्लिक कर, अब जैसे मैं मेगा सिटी में क्लिक किया, देखो ये वर्ल्ड का दिखा रहा है, एक सेकेंड,
हैदराबाद, बैंगलोर, सूरत, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये सभी जगह का पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। स्पेशली दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का तो है ही है सर। और आजकल लेटेस्ट में बैंगलोर का पॉपुलेशन स्काई रॉकेटिंग हुआ है, तब इतना जोर का बढ़ा है। अब आप बोलोगे सर ये पॉपुलेशन जान के हमें क्या फायदा, क्या जियोग्राफी क्लास चल रहा है? नहीं सर, जियोग्राफी क्लास नहीं चल रहा, ये सच में टैक्स का क्लास चल रहा है। अब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड, मैं कब तक एग्रीकल्चरल लैंड मानूं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल दिया। क्या रूल दिया? मैं आपको कोलकाता शहर का क्यों नक्शा दिखा रहा था, क्योंकि कोलकाता शहर तो सबसे बड़ा शहर जितना होता है, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, उस रेंज में आ जाता है। तो ऑब्वियसली कोलकाता का जनसंख्या अनडाउटेडली 15 लाख के ऊपर ही है। ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ कोलकाता, जो मेन कोलकाता है पिन कोड वाइज, उसका जनसंख्या है अप्रोक्स 45 से 50 लाख के बीच में। लेकिन अगर मेगा सिटी कोलकाता का देखा जाए तो 1.5 करोड़ के ऊपर का पॉपुलेशन है। व्हाट इज द पॉइंट इज दैट, चलो मैं अगर मेगा सिटी को छोड़ देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता जुरिस्डिक्शन में जितना है, जहां जहां कोलकाता पिन कोड चलता है, माने जिसका जनसंख्या अप्रोक्स 45 से 50 लाख। अब 45 लाख 50 लाख का माने 15 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब 15 लाख से ज्यादा है कोलकाता का जनसंख्या। इसके 9 किलोमीटर रेडियस में, 9 किलोमीटर रेडियस के आसपास में जितना जमीन है, अगर वहां पर कोई फार्म हाउस है या फिर कोई फार्म भी है, माने कोई जमीन भी है, उससे जो वो जमीन जो है ना, वो गांव का जमीन नहीं मानेंगे, वो शहर का जमीन हो जाए। क्यों? क्योंकि काफी कोलकाता के क्लोज है, और हम उसे क्या मानेंगे, हम उसे नॉन एग्रीकल्चरल मान लेंगे। क्या लिखता है? वुड इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द एरिया बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम? आपने यस लिखा है नीचे। अगर 15 लाख का जनसंख्या है और 9 किलोमीटर के अंदर जमीन है, तो फिर यस है कि हाँ, वो फार्म बिल्डिंग जो है अगर 15 लाख के ऊपर है और 9 किलोमीटर के अंदर है, तो फिर हम उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये रूल एक्चुअली ये है, वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, 10,000 के ऊपर का जनसंख्या और 2 किलोमीटर के अंदर जमीन, पॉइंट बी नोटेड, माने एक शहर, छोटा शहर, जहाँ जनसंख्या 10,000 से ऊपर है और जमीन जो है वो 2 किलोमीटर के लेस देन इक्वल्स टू एरिया में, गोल गोल में, मानो कि ये शहर है और इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में जमीन। अच्छा, ये 10,000 जो जगह है वो कहाँ, किस तरह का जगह होना चाहिए? पॉपुलेशन 10,000 का कॉन्सेप्ट है, क्या लिखते हैं? शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस माने बाय रोड या बाय रेल नहीं, थ्रू एयर जैसा डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड टू इन ए आइटम। माने अगर कोई लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कोई लोकल कैंटोनमेंट बोर्ड है, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे आगरा में क्या लिखते हैं? आगरा कैंटोनमेंट। हमारे यहाँ पर कोलकाता में भी कुछ कैंटोनमेंट यूज होता था, आजकल चलता नहीं उस हिसाब से। दमदम कैंटोनमेंट, आगरा, बैरकपुर कैंटोनमेंट, ऐसा यूज होता था। अभी कोलकाता में कैंटोनमेंट कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वो ब्रिटिश जमाने में था। आगरा में भी आई थिंक अभी कैंटोनमेंट का कॉन्सेप्ट उतना काम नहीं करता, बट कुछ एरिया में कैंटोनमेंट, जहाँ कैंटोनमेंट में जहाँ पर पुलिस का बैरक होता है, आर्मी का बैरक होता है, उसको कैंटोनमेंट बोलते हैं। और वो ऑटोमेटिकली एक सिटी या टाउन में, सिटी तो नहीं बनेगा, टाउन तो बन ही जाता है, क्योंकि वहां पर सारी सरकारी सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज सब बनता है, तो फैसिलिटीज भी है, और जहाँ का जनसंख्या 10,000 के ऊपर है। तो ऐसा कोई भी एरिया के 2 किलोमीटर के रेंज में अगर वो जमीन है, तो फिर वो वहां उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी फार्म का बिल्डिंग है, उस फार्म बिल्डिंग से जो भी इनकम होगा वो नॉन एग्री में चला जाएगा। 2 किलोमीटर के उस पर चला जाएगा तो एग्री हो जाएगा, 2 किलोमीटर के अंदर है तो नॉन एग्री हो जाएगा। अगर जनसंख्या 1 लाख के ज्यादा है शहर का, टाउन और सिटी का जनसंख्या अगर 1 लाख से ज्यादा है और जमीन 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में, जमीन जो है वो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में है, तो भी हम उसे, उस फार्म बिल्डिंग से जो भी इनकम होगा उसको नॉन एग्री में डाल देंगे। और अगर 10 लाख के ऊपर का जनसंख्या है, जैसे कि कोलकाता, कोलकाता 10 लाख के ऊपर वाला पॉपुलेशन वाला जगह है, तो 10 लाख के ऊपर का जनसंख्या है और 6 से 8 किलोमीटर के बीच में जमीन है,
तो फिर वो नॉन एग्री में जाएगा। 8 के ऊपर agree। 8 के ऊपर जाएगा तो एग्री में जाएगा। बोलो सर, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं फिर से समझाता हूँ। एक शहर है, जैसे मानो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग शहर दिखाता हूँ। चलो मैं मैप से आपको बता सकता हूँ आराम से। जैसे मानो कोलकाता, कोलकाता ऑब्वियसली 10 लाख के ऊपर वाला जनसंख्या वाला जगह है, ठीक है। ये कोलकाता है, कोलकाता 10 लाख के ऊपर वाला जनसंख्या वाला जगह है। जैसे मानो आसपास में कोई शहर हल्दिया है, खड़गपुर है, मिदनापुर है, बर्धमान है, कृष्णनगर है, पुरुलिया है, दुर्गापुर है, ये सब बंगाल के अंदर ही शहर है। इधर कांथी है, ठीक है। ठीक है। दीघा इज नॉट प्रॉपर टाउन, एक्चुअली इट्स अ टूरिस्ट टाउन, ठीक है। एक्चुअली दीघा एक्चुअली टाउन नहीं है, वो अभी भी पंचायत में चलता है। लेकिन क्योंकि टूरिस्ट के कारण दीघा में एक टाउनशिप बना है, वो एक्चुअली रियल में टाउन नहीं है। बट ये खड़गपुर, मिदनापुर, हल्दिया, पुरुलिया, पुरुलिया के अंदर जगह है जमशेदपुर, हाँ ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये झारखंड में है, जमशेदपुर इज इन झारखंड, ठीक है। बट पास हाँ एकदम सटा हुआ है, बंगाल के साथ सटा हुआ है जमशेदपुर। पहले झारखंड देश में है। कौन? और पहले बहुत पहले झारखंड बंगाल के, एक्चुअली पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब बंगाल के अंदर वही रहता तो बोल रहा था। ब्रिटिश एरा में था, हूँ। तो ब्रिटिश ब्रिटिश एरा में सारा के सारे बंगाली हुआ करते थे। जैसे हाँ, तो सब मिला के पूरा पंजाब जो नहीं था, कश्मीर भी आता था, कश्मीर का भी हिस्सा आता था। पाकिस्तान। अरे इसीलिए तो 47 में जब देश अलग हो रहा था तो बहुत है। कश्मीर का राजा जो थे गुलाब सिंह, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो थे वो पंजाब का ही राजा का ही डिसेंडेंट थे, जो कि हिंदू राजा थे। इसीलिए तो फिर वहां पर पॉपुलेशन में वो लोग बोला हम लोग मुस्लिम है, राजा हिंदू है। राजा बोला कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, वहां का लोकल लोग बोल रहे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ लोग बोला पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ लोग बोला कश्मीर अलग देश होगा, राजा बोला हम तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। फिर पूरा खिचड़ी पक गया, तो तभी तो आर्टिकल वो बना। फिर खिचड़ी पक गया। फिर नेहरू जी उसको संभाल नहीं पाए और उसका हकीकत आज भी भुगत रहा है। चलो ये सब पॉलिटिकल मुद्दा है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, नहीं करना है। सुनो सुनो बात सुनो। तो बेसिकली मैं एक कोई शहर लेता हूँ, मानो ये खड़गपुर शहर, इसका जनसंख्या ऐसे तो मुझे पता है अप्रोक्स 5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये 10,000 के ऊपर का जनसंख्या वाला जगह है। तो खड़गपुर के 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर, 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर जो भी जमीन होगा ना, वो मतलब जमीन में जो भी फार्म बिल्डिंग होगा उसमें से जो भी इनकम होगा ना, तो उसको हम लोग नॉन एग्री में डाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली जमशेदपुर, ये 10 लाख के ऊपर होगा जमशेदपुर का जनसंख्या, क्लोजली होगा शायद। खड़गपुर से जमशेदपुर बड़ा है, इतना मुझे पता है। लेकिन अब देखना देखना पड़ेगा कि सेंसस क्या है इसका। कोलकाता का क्या है, 10 लाख के ऊपर वाला जनसंख्या हो गया। इससे छोटा शहर जैसे मैंने बिष्णुपुर, ये छोटा शहर है, झाड़ग्राम, मैं होम टाउन झाड़ग्राम, ठीक है। तो इसका जनसंख्या 80,000 से 1 लाख के बीच में है। तो 80,000 से 1 लाख में 10,000 के जस्ट ऊपर है। तो आसपास के 2 किलोमीटर का जो भी रेंज होगा, वो रेंज के अंदर जमीन होगा तो फार्म बिल्डिंग होगा, तो फिर उसको हम लोग नॉन एग्री में डाल सकते हैं। मंदारमनी वो कोस्टल टाउन है, और मतलब बेसिकली नॉट एग्जैक्टली टाउन, इट्स फुल्ली विलेज। दीघा के घूमने जाते हैं तो लोग घूमने जाओ, मंदारमनी लोग घूमने जाते हैं, इट्स ब्यूटीफुल कोस्टल टूरिस्ट। जाओ जाओ सब जगह घूम के आओ। अच्छा सुनो सुनो, तुम लोग को मैप दिखाएंगे तो तुम घूमते रहो बस। अच्छा चलो आ जाओ। ए सर, आप लोग बोलो मुझे, आप लोगों को ये रूल समझ में आया यहाँ पर? अगर ये समझ में आया ना, तो ही जाके मेरा आगे का जवाब दे पाओगे जो मैं अभी पूछूंगा आप लोगों को। सैनोन, नील, Yes, sir. कोनिका, प्रिया, क्लियर ना? अब चलो सर बोलो, जवाब दो, ठीक से बोलो। जनसंख्या 9,000, दर्श रेडी, जनसंख्या 9,000, जमीन 1 किलोमीटर के रेंज में है। आपको जवाब क्या देना है? जवाब क्या देना है पहले तो ये समझ देखो, इसमें एरिया डिनोट किया गया है, इसमें शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम लोकल लिमिट, माने एरिया से कितना दूर आपका जमीन है। और वो एरिया जो है वो तो या तो टाउन है, या तो म्यूनिसिपैलिटी है, या तो कैंटोनमेंट बोर्ड है। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, ठीक है। लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो गवर्नमेंट पब्लिश करता है। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, ठीक है। सेंसस मतलब जनगणना। और वुड इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द एरिया इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? यस और नो? आपको जवाब इतना देना है। किस बेसिस में देना है? पॉपुलेशन के बेसिस में
और जमीन का डिस्टेंस के बेसिस पे। नाउ पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जनसंख्या 9000, सोच के बताना, आंसर देख के मत बताना, सोच के बताना। 9000 का जनसंख्या है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का जो भी एरिया है, और जमीन 1 किलोमीटर के अंदर है। तो यहाँ पर जो फार्म बिल्डिंग है, या इस फार्म बिल्डिंग से जो भी इनकम होगा, क्या हम उसे एग्री इनकम मानेंगे या नॉन एग्री मानेंगे? एग्री मानेंगे क्योंकि वो 10,000 के नीचे पॉपुलेशन है और 2 किलोमीटर के अंदर। 10,000 के नीचे पॉपुलेशन है और 2 किलोमीटर के अंदर है, तो पहला बात है तो इसका मिनिमम जनसंख्या 10,000 क्रॉस करना चाहिए था, नहीं किया। वही तो नहीं किया। वेरी गुड सर, टाउन का जो जनसंख्या है वो कम से कम 10,000 क्रॉस करना चाहिए था, वही तो नहीं हुआ। तो जब जनसंख्या का बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तब ये नॉन एग्री में कभी नहीं आएगा, ये एग्री में ही आएगा। इसीलिए जवाब यस। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो सर। हेलो, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? विश्व क्या बोले? अभिजीत बुझेছিস? प्रिया, नील, कमलनीता, यस सर। थैंक यू सर। आगे का बताओ सर, सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। 12,000 का जनसंख्या है, जमीन 1.5 किलोमीटर के अंदर है, 10,000 क्रॉस किया है, ग्रेटर देन 10,000 है, और 2 किलोमीटर के अंदर जमीन है, ग्रेटर देन 2 होता था वाला। ठीक है, ग्रेटर देन 10,000 एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर के अंदर जमीन है। तो ये जो फार्म बिल्डिंग का जो इनकम है, इसको एग्री इनकम नहीं मानेंगे, इसको नॉन एग्री मान लेंगे, ठीक है। नो, जमीन 11 लाख का, सॉरी शहर का जनसंख्या 11 लाख है और जमीन 2 किलोमीटर के अंदर है, आंख बंद करके नो है ना, क्योंकि बहुत बड़ा शहर होगा, 10,000 है ना, ठीक है, बहुत बड़ा शहर होगा, तभी ना जाके 11 लाख जनसंख्या है और उसके आसपास में 2 किलोमीटर का, तो नो। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 80,000 का जनसंख्या और जमीन 3 किलोमीटर के रेंज पे। बोलो रीजन बोलो। 1 लाख का वो लिमिट होता है और ब्रैकेट था 2 to 6 और उसमें था 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो ये 80,000 है इसलिए वो गिना। वेरी गुड सर, रूल है कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख होना चाहिए था और 2 to 6 के अंदर जमीन होना चाहिए। अच्छा, जमीन तो 3 किलोमीटर के अंदर, तो वो रूल फुलफिल कर रहा है, लेकिन फुलफिल क्या नहीं किया, ग्रेटर देन 1 लाख की तो नहीं। इसके लिए बेसिक रूल क्या था कि ये 10,000 के ऊपर है, 80,000 माने 10,000 के ऊपर, लेकिन 10,000 के ऊपर होने से और 1 लाख के नीचे होने से 2 किलोमीटर के अंदर जमीन चाहिए, है ना सर? बात को समझे? अगर आपका जमीन 10,000 के ऊपर है, सॉरी पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है, लेकिन 1 लाख से कम है, तो फिर आपका जमीन अगर 2 किलोमीटर के अंदर होता तो फिर हम उसे नो करते, लेकिन यहाँ पर तो 3 किलोमीटर हो गया, तो इसलिए इसको यस करना पड़ेगा। यस इन द सेंस कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ पर जो भी कमाओगे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। बोलो सर, क्लियर है? एरिया डी क्लियर है सबको? यस सर। एरिया ई क्या कहता है? पॉपुलेशन 3 लाख का, जमीन 4 किलोमीटर के अंदर है, टू टू 6 के अंदर होना चाहिए था और जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था। हो गया, फुलफिल हो गया एग्री इनकम के लिए। तो एग्रीकल्चर इनकम है ना, एग्रीकल्चर इनकम है, आंसर इज नहीं, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फार्म बिल्डिंग से जो कमाओगे वो एग्री नहीं माना जाएगा, यानी बेसिकली बिजनेस में चला जाएगा। सर और बताओ सर, 12 लाख का पॉपुलेशन है, 5 किलोमीटर का रेडियस है जमीन, ये भी होगा क्योंकि 2 to 6 में आ रहा है 1 लाख है 10 लाख है। सर 10 लाख का ग्रेटर में जनसंख्या है और ये 6 to, नहीं ये 2 to 6 में आ रहा है, 5 लाख किलोमीटर तो आप देखें। हाँ 5 किलोमीटर है, लेकिन अब पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन देखो ना, वही तो बोला एलिजिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन तो 10 लाख के ऊपर चला जा रहा है। तो पॉपुलेशन जब 10 लाख के ऊपर जाते हैं तो मेरा जमीन का रेडियस कितने के अंदर रहने से जमीन को एग्री कर, 6 to 8, और ये कितने का है? 5, तो वही तो बोला पॉपुलेशन का वो ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन जो 10 के ऊपर जाता है उसको 6 to 8 होता है, बट ये तो 5 किलोमीटर है। तो फिर इसको क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे।
मैंने बेसिकली 6 to 8 भी होता तो भी नहीं मानते, वो तो 5 है तो आराम से उसके अंदर फिट हो जाता है या ना। तो ये भी एग्री, मतलब इसको भी हम लोग नॉन एग्री में डाल देंगे, तो इसलिए नो। बोलो सर, कोई डाउट है क्या? मैं आपको फिर से रूल दिखा देता हूँ। 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन का रूल है, 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के अंदर रहेगा तो लेस ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो भी हम उसे क्या कर लेंगे, एग्रीकल्चर मान सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉन एग्री में डाल देंगे। इसके केस में क्या हुआ, 12 लाख का पॉपुलेशन से 5 किलोमीटर के अंदर है, तो भी ये नॉन एग्री में आ जाएगा। और क्या, तो और मतलब ज्यादा तक तो उसको लिमिट था, लिमिट के अंदर, लिमिट के भी नीचे है, तो आराम से आ जाएगा। और बताओ, 8,000 का पॉपुलेशन, 8,000 का पॉपुलेशन, 6 किलोमीटर के रेंज में जमीन है, एग्री में आएगा। थैंक यू सर। मतलब पहले तो बात है कि शहर का पॉपुलेशन का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं किया। ठीक है, 4 लाख का पॉपुलेशन 7 किलोमीटर में जमीन है, 4 लाख का पॉपुलेशन 7 किलोमीटर में जमीन है, क्यों? क्योंकि ये 1 लाख को क्रॉस किया 1 लाख को क्रॉस किया है, 10 के नीचे है, और जमीन 7 किलोमीटर के रेंज में है। तो जमीन का रेंज कितना होना चाहिए था, 6 के अंदर होना चाहिए था, 6 के अंदर होना चाहिए था, जहां 7 हो जा रहा है। तो अगर 7 हो जाएगा 10 लाख। तो फिर एग्री मान लेंगे उसको। वेरी गुड सर, इसीलिए यस पड़ा है सर आंसर। 10,50,000 का जनसंख्या है, 8 किलोमीटर के रेंज में जमीन है। नहीं, हम दोनों 6 to 8 ज्यादा है और 10 लाख के ऊपर चला जाता हाँ, मतलब एग्री नहीं है। 15 लाख का जनसंख्या है, 9 किलोमीटर में जमीन है, एग्री है, क्योंकि मिनिमम 10 लाख के ऊपर होने से मैक्सिमम लिमिट तो 8 किलोमीटर है, है, तो उसके भी बाहर चला तो उसके भी बाहर चला जाता है, तब तो हो ही गया। तब तो आराम से एग्री इनकम हो जाएगा ना, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक का जमीन ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो जाए। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा शहर बॉम्बे है, दिल्ली है साइज में बड़ा, तीसरा कोलकाता है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, साइज वाइज, पॉपुलेशन वाइज। कितना भी बड़ा शहर हो जाए, 9 किलोमीटर का रेंज किसी के लिए लागू नहीं होता, मैक्सिमम लिमिट 8 किलोमीटर ही है, तो फिर आराम से ये एग्री में काउंट करेंगे। तो ये भी एक तरीका है सर, कि जमीन कहाँ है शहर से, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम उस एग्री में काउंट करेंगे कि नहीं। मजा आ गया? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया भी एग्रीकल्चर इनकम? क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, रूल बेस्ड। कहता है कि वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, माने अर्बन एरिया में आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है हो सकता है। और उसको आप किसी को ट्रांसफर करते हो, उसमें से आपको इनकम होता है, तो क्या आपको ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? द आंसर इज नो। सर इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना, कि अगर अर्बन एरिया है, मैंने अर्बन में मतलब क्या, अर्बन माने शहर, ठीक है, तो अर्बन एरिया में अगर उसका जमीन है तो लिमिट के अंदर आ जाए, तो फिर उस जमीन से उसको बेच के भी अगर आप कुछ कमाओगे, तो फिर वो एग्री का कहाँ से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो तो शहर के अंदर का जमीन है ना। तो रूल क्या कहता है, एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10 बट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45। ये मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल है, पूछो। जैसे सब आपने एक फ्लैट लिया 2004 में, ठीक है, 2004 में आपने एक फ्लैट के यही लेकिन तो मुझे बस 5 लाख या 4 लाख का फ्लैट है, जैसे अभी उसका वैल्यू 25 या 30 लाख हो गया, तो अभी आपने उसको बेच दिया, आपके अकाउंट में चलो 30 लाख दिखा दिए गए, तो अब बैंक तो पूछेगा, तो उसमें क्या वो टैक्स लेगा घर उस साल का आईटी में उनको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स देना पड़ेगा, आईटी बनाना पड़ेगा, अगर चलो कोई बंदा नहीं बना रहा आईटी, तो वो आईटी बना रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक सेकंड, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিস নাকি বল। ইয়েস স্যার, বলছি যদি রুরাল এরিয়া যদি বিক্রি করতো না সেল করতো আর ওটা থেকে যদি ও ইনকাম করতো তাহলেও কি তাই হতো? না, তাহলে হতো না। বলছি দাঁড়া, দর্শ একটা কোশ্চেন করেছে এখানে অফলাইনে, তারপর আসছি অনলাইনে। दर्श ने मेरे को पूछा है सर कि अगर कोई फ्लैट मैं 2004-5 में लिया था और मैं इस साल उसको बेचा
और उसमें मैं 5 लाख का फ्लैट लिया था 2004-5 में, और अब मैं उस पर्टिकुलर फ्लैट को 25 या 30 लाख में बेच रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में 25-30 लाख हिट करेगा। तो दर्श का सवाल है, सर क्या ये फ्लैट बेच के मेरे को जो गेन हुआ है क्या ये टैक्सेबल हो सकता है? द आंसर इज यस, ये टैक्सेबल इनकम है आपका। लेकिन मानो कि वो फ्लैट आपका रेजिडेंशियल फ्लैट था और आप उस फ्लैट को बेच के कुछ ही दिनों के अंदर एक दूसरा फ्लैट भी खरीदते हो, ठीक है? तो अगर आप एक सर्टेन टाइम के अंदर, जो एक गवर्नमेंट का रूल है, मैं आपको कैपिटल गेन में डिटेल्स में बताऊंगा, तो फिर आप एक दूसरा खरीद लेते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। कहीं पर भी, कहीं पर भी, पूरा भारत के लिए लागू, कहीं पर भी। तो मतलब वो पूरा इनकम फिर टैक्स से माफ हो जाएगा। हाँ। सपोज देखिए मैंने 25 लाख आपने बोला कमाया, तो उसमें मैंने 10 लाख का फ्लैट लिया, 15 तो बचा मेरे पास, तो वो सारा ही नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, वाह, वो मैं आपको बताऊंगा। कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना तो और डिटेल्स आपको बहुत बताऊंगा, बड़े थे। लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा टाइम के अंदर। लेकिन मानो आप उसको रख लेते हो, अगर उसको आप रख लेते हो, ठीक है, इनकम की तरह, तो आपको टैक्स पड़ जाएगा 20%, 10%, केस टू केस मैटर करता है। लेकिन 25 लाख के ऊपर पूरा का पूरा 25 लाख का टैक्स नहीं पड़ता है, वो मैं आपको कैपिटल गेन में सिखाऊंगा। उसमें एक आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्ट करके होता है, टाइम मिनिमम 2 साल के अंदर करना पड़ता है। बहुत ज्यादा टाइम है, 2 साल में तो बंदा फ्लैट खोल ही सकता है। किसी किसी केस में 2 साल है, किसी किसी केस में 1 साल भी है। तो भी बंदे 2 दिन में फ्लैट बुक कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना दिन के अंदर, 6 महीने का भी केस है, आगे आगे बताऊंगा सर, ठीक है? हम लोग पॉइंट से हट जाएंगे। फिलहाल पॉइंट क्या था? फिलहाल पॉइंट था कि मेरा अगर शहर में जमीन है, जो जो सवाल अभी नील ने पूछा है मुझे, ठीक है, चलो मेन पॉइंट पे रहते हैं। तुम ना डाइवर्ट मत करना मुझे, इतना डाइवर्ट बहुत कर देते हो, क्या हुआ? हाँ, मेन पॉइंट क्या है कि जैसे मानो कि शहर के आसपास का जमीन, शहर अर्बन लैंड, जैसे अर्बन लैंड में आप लोग देखे होंगे, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो आईटीसी रॉयल बंगाल, देखे हो आप लोग? हाँ। ये देखो आईटीसी रॉयल बंगाल, ये देखो ये वाला होटल देखे हो ना आप लोग सबको, ठीक है? ये आईटीसी का रॉयल बंगाल है, अभी मोस्ट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट होटल में से एक है, ठीक है? 17,000 पर दिखा भी रहा है। एक रात का 18,000 रुपया लगेगा, जीएसटी शायद इसके अंदर नहीं है, और जीएसटी भी लग जाएगा। पॉइंट है उसमें बोल रहे फ्री ब्रेकफास्ट। ऐसा देखो, पॉइंट ये नहीं है कि होटल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ, साइंस सिटी के उल्टा साइड में, ये आईटीसी रॉयल बंगाल के ऑपोजिट साइड में, यहाँ पर ना काफी सारे एग्रीकल्चरल लैंड है। ये धापा है, धापा, इसको बोलते हैं धापार मार्ट, ठीक है? धापा डंपिंग स्टेशन भी है, धापा का मार्ट भी है, और वहां पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड भी है। देखा होगा कभी? कभी भी साइंस सिटी की तरफ जाओगे तो आपको ये सब, ये देख रहे हो ना ग्रीन एरिया, ये सब यहाँ पर खेती होता है, जमीन है सर, ये सब जमीन है। वाइट कहाँ पर? थोड़ा नहीं देखे नीचे, नीचे नीचे मतलब या फिर लिखा था लोकेशन है। ये देखो, हाँ ये देखो खेती हो रहा है ना, मिलेगा आपको बहुत सारे खेती मिलेगा सब, धापा धापा, ठीक है? इसमें खेती होता है, ठीक है? बिग बास्केट ढाबा। बिग बिग बास्केट का हब है यहाँ, धापा में बिग बास्केट का हब है। यानी बिग बास्केट क्या करता है? फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, सब एग्रीकल्चर रिलेटेड ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इतना है कि ये जो जमीनें हैं, ठीक है, वो जो तुम लेक बोल रहे थे, ये सारा लेक है, ये तो सॉल्ट लेक वाला लेक। ये मेरा क्वेश्चन था, ये तो बहुत क्लोज है मेन सिटी से। इसीलिए मैं आपको बोला क्योंकि ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अब इसको बेच के तुम जो भी कमाओगे करोड़ों महीना कमाओगे, ठीक है? तो इसीलिए ये जमीन चाहे ये कोलकाता के पास है तो बहुत दाम है, लेकिन अगर ये मानो कोई छोटा शहर के भी आसपास के होता, जो लिमिट के अंदर होता, तो अर्बन लिमिट के अंदर वो जमीन है, एग्रीकल्चरल जमीन है, उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन। अब नील ने मुझे सवाल किया था कि सर अगर कोई गांव का जमीन है, से फॉर एग्जाम्पल कोई एकदम कोर एरिया में, जंगल के आसपास, कहीं पर भी, जंगल भी क्यों, कोई भी एकदम नॉर्मल, जैसे मानो यहाँ पर कितना सारे गांव का जमीन है, ठीक है, ठीक है, कहाँ भी जितना सारा आप देख रहे हो, कोई भी एरिया में गांव का कोई जमीन है, अब उसको बेच के कमाते हो, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में कैपिटल गेन नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में कैपिटल गेन है, ठीक है नील? यस सर। अब ये सब बात धीरे धीरे दिमाग में रखना पड़ेगा सर, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे धीरे हो जाएगा, पर जितना आप लोग पढ़ाई के साथ रहोगे तो। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है, चलो आप लोगों का ही जवाब मिलेगा। सपोज ए सेल्स एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में एग्रीकल्चरल लैंड है जमुना के किनारे, ठीक है, फॉर रुपीज 10 लाख, एंड मार्केट
makes a surplus of 8 lakh over its cost of acquisitions. माने पॉइंट टू बी नोटेड, एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को खरीदते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, उसमें आपको 8 लाख का सरप्लस है, तो सरप्लस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम exempt under section 10 subsection 1 and it will be taxable under section 45. माने आपने जमीन बेचा 10 लाख में, ठीक है, और आपने सरप्लस कमा लिया 8 लाख का, माने बेसिकली आपने 2 लाख में कभी खरीदा था, अभी 10 लाख में बेचा, तो 2 लाख में खरीद के अगर आज आप 10 लाख में बेच रहे हो तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 8 लाख। ये 8 लाख गवर्नमेंट क्या कहता है कि क्योंकि जमीन दिल्ली में है, दिल्ली में है जमीन, बात सुनो, कोई गांव में नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली कोई गांव है क्या? नहीं है, एकदम कोर टाउन है, कोर सिटी है, टाउन भी नहीं है, कोर सिटी है। तो कोर सिटी में कहीं पर भी कोई जमीन अगर है, उसको बेच के अगर तुमने कुछ भी कमा कर, एग्रीकल्चरल जमीन भी है, उसमें खेती होता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बेच के जो भी कमाओगे वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, सेक्शन 10(1) में वो एक्सेम्प्टेड नहीं है, उल्टा उसमें टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 45 ऑफ कैपिटल गेन। ये 45 कैपिटल गेन का टैक्सेशन, ठीक है सर? মনে থাকবে? यस सर। अच्छा, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, ये भी बड़ा गजब चीज है। कनेक्शन विद लैंड, वी हैव सीन हैव दैट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, हम लोग ये बार-बार देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है, whether it is received by tiller of the landlord, टीलर और लैंडलॉर्ड, टीलर माने जो जमीन को जोतता है, जमीन जोतना समझते हो ना, মানে যারা জমিতে বেসিক্যালি কি করে রে, মানে জমিটাকে চাষযোগ্য বানায়, যারা বাংলা বোঝে, खेती के लिए जो उसको रेडी करता है उसको बोलते हैं टील करना। तो बाय द टीलर और द लैंडलॉर्ड, कई बार क्या होता है ना, मेरा जमीन है पर मैं उस पर खेती नहीं करता, मैं किसी को दे दिया, भाई तुम खेती करो, मेरे को बदले में पैसा दे। मानो कि मेरा जमीन है, मैं तुमको खेती करने दे दिया, तुम उसमें खेती किए, चावल लगाया, गेहूं लगाया, जो मर्जी लगाओ, तुम मानो उसमें खेती से सालाना 3 लाख कमाए, अब उसमें से मैं बोला कि भाई 1 लाख मेरा, 2 लाख तुम्हारा, ऐसा होता है। तो however non-agriculture income does not become agricultural merely on account of its indirect connection with the land. The following examples will illustrate the above point. चलो सुनो, बात को समझो। एक रूरल सोसाइटी मैंने गांव का एक समाज, ठीक है, जिसका प्राइमरी प्रिंसिपल बिजनेस द सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर सोसाइटीज बटर मेड बाय दीज सोसाइटीज फ्रॉम क्रीम सोल्ड टू देम बाय फार्मर्स। ध्यान से सुनना, क्या करता है? दूध का जो क्रीम होता है उससे बटर बनाता है, फिर बना के वो जो फार्मर बेचता है, फार्मर से वो बनाते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। द मेकिंग ऑफ बटर वाज फैक्ट्री प्रोसेस सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म। ये एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, बात को समझे। दूध का जिनका गौशाला वगैरह होता है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो फार्म के मतलब जमीन का जो फार्म लैंड है उसमें उसका इनकम माना जाता है। अब दूध आपको ग्वाला ने दिया, ग्वाला माने जो दूध का कारोबार करते हैं, ठीक है, दूध का कारोबार जो करते हैं वो उससे गांव वाले लोग क्या किया, दूध लिया, उससे क्रीम बनाया, क्रीम से बटर बनाया, और फिर वो बटर क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोसेस करके मार्केट में बेच रहे। तो बटर रिजल्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री ऑपरेशन सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म माने एग्रीकल्चरल फार्म was not an agricultural product and the society was therefore not entitled to exemption under section 10 subsection 1। माने सिंपल बात है, गांव में अगर कोई बटर बना के बेचता है, ठीक है, बटर रेडी करके बेचता है, वो एग्रीकल्चर में नहीं आए, भले ही वो लैंड से जुड़ा हुआ है, दूध ना होता तो बटर भी ना होता, लेकिन क्योंकि बटर बनाने का जो प्रोसेस है वो एक अलग ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको फार्म के इनकम के साथ जोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेप्टेड नहीं होता है एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि उसको सेम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के अंदर रखा नहीं गया है। समझ में आया सर? ये सब मन में सवाल आता है, वो जवाब नहीं दे रहे। एक्स हाँ वसु ना बेटा, एक काम कर देता, ये वाला चाबी लेना, पीछे से लोहा का गेट है यहाँ पर, उसको खोलना, चाबी हाथ में लेके चले जाना, सीधा जाना एकदम, जहाँ पर जाके वाल रहेगा देखना, राइट साइड में, तेरे राइट साइड में एक बाथरूम मिलेगा, नॉक करके गेट बाहर से खुला रहेगा,
पानी है, फ्लैश भी है, यूज कर लीजिए। ये आप लोग सुन रहे हो सर? समझ में आ रहा है आप लोग? बोलो। हाँ सर। हेलो, বুঝতে পারছে তো সবাই? हाँ सर। अच्छा, और क्या है सर? देखो, बोलते एक्स वाज मैनेजिंग एजेंट ऑफ ए कंपनी। मानो कि आप किसी कंपनी में मैनेजिंग एजेंट हो। ही वाज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन द एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनना क्या कहता है कि आप किसी कंपनी में एजेंट हो और आपको कमीशन मिलता है। किस पे कमीशन मिलता है? 10% पर annum ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी जितना प्रॉफिट करता है उसका 10% कमीशन आपको मिलता है एनुअल लेवल। ए पार्ट ऑफ द कंपनीज इनकम वाज एग्रीकल्चर इनकम। और कंपनी का जो टोटल इनकम है उसका एक सर्टेन पार्ट एग्रीकल्चर में है। यानी कंपनी जो कमाता है उसका एक परसेंटेज एग्रीकल्चर में भी जाता है। यानी टोटल इनकम का जो सोर्स है उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी घुसा है। X claimed that since his remuneration was calculated with reference to income of the company, part of which was agriculture income, such part of the commission as was proportionate to the agriculture income was exempt from income tax. बोलो, ये X क्लेम करता है। तो क्या X माने कहना ये चाहते हैं कि जैसे मानो कि हम लोग रबर का कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे, है ना? हम लोग रबर का कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे। रबर का क्या कैलकुलेशंस पढ़े थे? अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे सर। बोलो, रबर का कितना परसेंटेज एग्री में जाता है और कितना परसेंटेज बिजनेस में जाता है? टेल मी। रबर का कितना परसेंटेज एग्री में जाता है और कितना परसेंटेज इसमें जाता है सर? 65-35। थैंक यू सर। तो रबर का 65 तो एग्री है ना? तो मानो जो रबर का जो बिजनेस है इसमें इसका 65% एग्री है, 35% बिजनेस है। अब मानो 35% जो बिजनेस इनकम है, अब मानो इस बिजनेस में बिजनेसमैन ने किसी को काम पे रखा और जो कि एग्री रिलेटेड में है, तो उसके लिए उसको सैलरी दिया या कमीशन दिया, तो कंपनी टोटल प्रॉफिट करता है और टोटल प्रॉफिट का जो कमीशन है उसको अपने एजेंट को देता है। ठीक है? एजेंट कहता है कि भाई मैं जिस बिजनेस में हूँ उस बिजनेस का इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो मेरा सैलरी का भी उतना परसेंटेज मेरे को एग्जेम्प्ट करना चाहिए। मैंने टोटल 100 रुपीज अगर कंपनी कमाता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मानो कि 100 रुपीज कंपनी कमाता है, तो कंपनी एजेंट को कितना देगा सर? 10% कमीशन है। तो अगर कंपनी कमाता है 100 रुपया, प्लीज टेल मी, अगर कंपनी 100 रुपीज इनकम करता है तो एजेंट को कितना प्रतिशत देगा? बोलो, 10%। कितना होता है? 10 रुपीज। थैंक यू सर। तो 100 रुपया कंपनी कमाता है तो 10% एजेंट को देता है। कंपनी का जो 100 रुपया है इसमें से 65%, इसमें से 65% क्या है? एग्री है, जो कि एग्जेम्प्टेड है। और इसमें से 35% क्या है? बिजनेस है। एजेंट कहता है कि मेरा भी जो 10% है, मेरा भी जो 10% इनकम है कमीशन के तौर पे, ये भी कंपनी का हिसाब से 65% और 35% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। मतलब एजेंट का मानना है क्योंकि एग्री इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो 10% का 65% माने 6% 50 पैसा उसके इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। एजेंट कहता है क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूँ। वही क्वेश्चन, जवाब अभी तक नहीं दिया। क्वेश्चन नहीं है कि एजेंट कहता है, कमीशन है। ठीक है, कमीशन, यही क्वेश्चन पूछा गया एजेंट की तरफ से कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी 100 रुपया कमाता है, उसमें से 65% एग्री है, 35% मानो कि ये मान के चल रहा हूँ, वो कहता है कि भाई मेरे को जो कमीशन आप देते हो, अगर उसमें से जो पार्ट कंपनी के एग्जेम्प्टेड पार्ट में चला जाता है वो मेरे लिए भी इनकम एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसा सही होगा? यही क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। X was the managing agent of the company. He was entitled for a commission at the rate of 10% per annum on the annual net profit of the company. A part of the company's income was agri income. X claimed that since his remuneration was calculated with reference to income of the company, a part of which was agriculture income, such part of the commission was proportionate to the agri income was exempt from the tax.
ये एक्स का क्लेम है। एक्स कौन है? डायरेक्टर है, कंपनी का एजेंट है। So since X received remunerations under a contract for personal service calculated on the amount of profit earned by the company, such remuneration does not constitute agricultural income. दर्श ने एकदम सही जवाब दिया बिना समझ के। वेरी गुड सर। कमीशन इनकम है ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्लेम बेकार है सर, तो ये दिमाग ही नहीं लगाना है। क्लियर है बात? बोलो। दिमाग ही नहीं लगाना है, सेंस कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। दिमाग यूज करोगे तो हाँ एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है, 35% एग्जेम्प्ट, 65% एग्जेम्प्टेड है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। दिमाग ज्यादा ना लगाए, ठीक है। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी खतरनाक हो सकता है, याद रहेगा। हाँ सर, यही बुझते पारली सबाई ऑनलाइन যারা আছিস। हाँ सर, और भी एग्जांपल्स है देखो, सब आज एग्रीकल्चर रिलेटेड ही क्वेश्चन करवानी है। वाई ओड 100 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। वाई ने 100 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड किसी ओन किया, ठीक है। वाई ओन 100 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड, पार्ट ऑफ व्हिच वाज यूज्ड एज पैस्चर्स फॉर काउज। उसमें गाय भैंस क्या करते हैं सर? गाय भैंस क्या करते हैं? पैस्चर्स करते हैं। पैस्चर्स करना मतलब क्या होता है? अरे घूमते हैं, वो खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है, घास फूस खाता रहता है। The lands were purely maintained for manuring and other purpose connected with agriculture. अब वो जो लैंड है, उस लैंड में जो भी गाय, बेसिकली गाय का पॉटी जो होता है ना, वो तो गोबर होता है ना। गाय का पॉटी को क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं। हाँ, काउडंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बंगाली में गोबर बोलते हैं, ठीक है। तो गोबर वगैरह जो होता है ना, वो जमीन पे देने से जमीन पे क्या होता है? मैन्योर होता है, खाद होता है, सार होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, ऑर्गेनिक है। तो manuring and other purposes connected with agriculture and only the surplus milk after satisfying the assessor's needs was sold. माने जिसका जमीन है वो खुद कंजम्पशन करने के बाद उस काउ का जितना दूध होता है वो मार्केट में सेल भी होता है। तो क्वेश्चन क्या होता है सर? क्वेश्चन अरोज, क्वेश्चन ये उठता है whether income from such sale of milk was agricultural income. उस गाय का जो दूध है वो दूध बेसिकली बिजनेस के लिए नहीं था, वो बेसिकली गाय को, मैंने देखो जमीन जो है, ध्यान से सुनना, जमीन में गाय को रखा गया है, गाय वहां पर पॉटी करता है, गोबर देता है, उसी गोबर को जमीन में हम लोग मैन्योर की तरह यूज कर, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, ठीक है। और उस गाय से जो दूध आता है वो दूध पर्सनल कंजम्पशन भी चल, एक्स्ट्रा जो होता है वो मार्केट में बिकता है। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये जो दूध से इनकम होगा कैसे एग्री इनकम मानेंगे? नो सर, এটা এগ্রিকালচার ইনকাম তো হবে না। एग्रीकल्चर इनकम হবে না বলছে অভিজিৎ, বলছে হবে না। देखो सर, ये ना थोड़ा समझना पड़ेगा केस, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। इसमें देखना ये पड़ेगा द रेगुलरिटी with which the sales of milk were affected the quantity of milk sold showed that the assessors carried on regular business of producing milk and selling it as a commercial proposition and it was not an agricultural income. तो ये चीज थोड़ा देखने वाला चीज है। क्या देखने वाला चीज है? इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अगर वो रेगुलर बेसिस में उस गाय से दूध निकल ही रहा है और मार्केट में उसका कैटल का ही, मतलब कैटल मिल्क का एक बिजनेस ही बन गया उसका रेगुलरली, कि भाई वो डेली 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर दूध बेचता है मार्केट। जैसे जैसे खाटल बोलते हैं, खाटल समझते हो? गाय का खाटल होता है ना, शहर में मिलता है, गाँव गाँव में भी मिलता है, तो उसका एक तरह का खाटल बन गया, तो वो उसका बिजनेस है। लेकिन मानो कि वो है ना कैजुअली करते हैं कि उसके पास मानो 10 गाय है, उस गाय का जो भी दूध है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ले लेता है, उसका मैन्योर खेती में चला जाता है, और कभी एक्स्ट्रा होता है तो बेचता है, नहीं तो नहीं बेचता। तो रेगुलरिटी के ऊपर देखना पड़ेगा और कमर्शियल पैरेलल्स पे देखना पड़ेगा। यानी जब आप कोई भी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो वो बिजनेस हो जाता है, और जब आप उसको एक नॉर्मल, जैसे गांव साइड में चलता है, जैसे मुझे पता है, मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है क्या चलता है गांव साइड में। मानो किसी के घर में गाय है, वो नॉर्मली पालते हैं ना गाय हमारे देश में, तो गाय को पाला, तो गाय को पाल के जो दूध आ रहा है ना, तो वो पहले नॉर्मली वो अपने घर के लिए पाला और घर के लोगों के लिए है, लेकिन उसका दूध एक्स्ट्रा हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता है जब गाय गाभिन देता है, गाभिन समझते हो? बच्चा देता है, बछड़ा। तो जब एक गाय बछड़ा दे देता है उसके बाद में उसका दूध बढ़ जाता है, और दूध बढ़ने के बाद 2 लीटर 3 लीटर दूध एक्स्ट्रा हो जाता है। अब वो एक्स्ट्रा दूध ये घर के लोग कंज्यूम नहीं कर पाते, तो फिर वो सोचते हैं कि अगर कोई खरीदार मिल जाए आसपास में,
तो आके बोलते हैं कि मेरा गाय का बच्चा हुआ है तो अभी दूध ज्यादा है, आपको चाहिए क्या? तो फिर पापा बोलता था, मैं सुनता हूँ, तो फिर दे देना मेरे को तो लगता है रहता है। तो फिर पापा क्या करता था, उससे ले लेता था। तो फिर ये कुछ महीना चला, मानो 2 महीना 3 महीना ऐसा दूध हो गया। फिर 3 महीने बाद वो रेगुलर नहीं है, तो फिर एक इस तरह का इनकम को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं सर? लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में एकदम कैटल का ही काम कर रहा है, दूध बेचने का ही नहीं, वो पूरा एकदम 10 12 15 20 100 गाय पाल लिया है, फिर वहां से रेगुलर बेसिस में सिटी में दूध का सप्लाई कर रहा है। आजकल तो दूध का बिजनेस गजब लेवल में बढ़ा है सर। आसपास में क्या है ना, जिसके पास भी कैटल है। हाँ सर। मजे में एकदम हाँ, दूध बना के। अरे बंगाल, वेस्ट बंगाल में हम लोग के उधर साइड में बांकुड़ा पुरुलिया, फिर ये वाला साइड में खड़गपुर साइड में मैं देख रहा था, उस बार गया था। क्या कर रहे हैं ना, अमूल अपना ना ये दे रहा है, चिलिंग पॉइंट दे रहा है। क्या भाई? चिलिंग पॉइंट मैंने दूध एक्चुअली क्या बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो चिलिंग पॉइंट में पूरा फ्रीजर की तरह है, उसमें 100 लीटर 300 लीटर का कैपेसिटी वाला चिलिंग। वो चिलिंग पॉइंट के अंदर सारा दूध आके इकट्ठा करते हैं, फिर उस दूध को लोकल एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करके इवन मैं ये भी देख रहा था एक जगह में, पनीर यहाँ से लेके रांची जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पनीर बना के रातों रात। रास्ता अच्छा हो गया ना, 3 घंटे में रांची जमशेदपुर पहुंचते हैं, एनआई जितना डेवलप हो गया। गजब का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं कर सकते। सर इंटरनल का डेट आ हाँ नहीं तो यार, सब आता रहता है। 15 मार्च में, तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा, ये समझ गए आप लोग फिर? तो फिर एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि किस पैरालेंस में कर रहे हैं। अगर बिजनेस का ही उसका पर्पस है तो बिजनेस इनकम, अदरवाइज वो नॉन बिजनेस में ही रहेगा, एग्री में मान लिया जाएगा। अच्छा, लास्ट एग्जांपल और एक देख लो आज। इन रिगार्ड टू द फॉरेस्ट्रीज, देखो देखो देखो, पढ़ाई में ध्यान दो तो रहेगा। इन रिगार्ड टू द फॉरेस्ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ क्या होता है? ज्यादा पढ़ना। नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस माने जो ऑटोमेटिक बनता है। क्या अपने आप बनता है? तो अपने आप बोला। नहीं, मतलब कहने का तो समझ गया था, मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन द सॉइल अनएडेड बाय एनी ह्यूमन स्किल। यानी ह्यूमन उसको किसी भी तरह का हेल्प नहीं किया, किसी भी तरह का लेबर नहीं दिया, कोई कल्टीवेशन कॉस्ट नहीं पड़ा, और वो ऐसे ही पेड़ जंगल में जैसे बन जाता है बन गया। Even though operation in the nature of forestry operation performed by the SSC may have the effect of nursing and fostering the growth of such forestries, it cannot constitute agricultural operations। यानी एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैन मेड होता है। अगर इंसान उसमें कुछ करता है तो वो एग्रीकल्चर कहा जाएगा, तो जो नेचुरली होता है वो एग्रीकल्चरल नहीं है। आप नहीं सर, ये फॉरेस्ट का जो बेचते हैं ना सर, ये हाँ नहीं नहीं, इलीगल नहीं है। नॉर्मल इंसान कभी भी फॉरेस्ट को काट के बेच नहीं सकता, वो इलीगल है। फॉरेस्ट का पेड़ काटा जाता है ज्यादा, जितना फॉरेस्ट हमारे स्टेट इंडिया में है, सब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर में होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में जितना फॉरेस्ट है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट रेंज है। जैसे मानो अपने वेस्ट बंगाल का, मैं अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं। हाँ सर, सुंदरबन तो नेशनल पार्क में आ जाता है सर, वो तो बहुत ही रिजर्व फॉरेस्ट है। और कुछ है सर इसमें, जैसे मानो ये देखो, मैं आपको कुछ रेंज दिखाता हूँ, मैप से ही समझ में जाएगा। ये तो यहाँ पे फॉरेस्ट ये देखो, लोधासुली फॉरेस्ट, ठीक है, लोधासुली फॉरेस्ट ये झाड़ग्राम के पास है। ये देखो जंगल घास, ठीक है। फिर इधर बीनपुर साइड में भी एक जंगल है, पेल पहाड़ी के पास, ठीक है। ये देखो, हाँ जहाँ ज्यादा ग्रीन है, ये मिदनापुर लालगढ़ साइड में पूरा जंगल है। पुरुलिया साइड में जाओगे, झिलीमिली साइड में जाओगे, बहुत जंगल है। तो जंगल एरिया में फॉरेस्ट का एरिया होता है। और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि उसका फॉरेस्ट है वो कभी भी काट के बेच दे, नहीं। उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पेड़ गिर जाता है, गवर्नमेंट उसको बेच सकता है, या फिर इसी के आसपास के एरिया में गवर्नमेंट कमर्शियली काम करते हैं। कैसे करते हैं? गवर्नमेंट इसमें पेड़ लगाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बेचता, हमारे जैसे आपके जैसे लोग फॉरेस्ट मर्चेंट बन के काम कर सकते हैं। माने आपको गवर्नमेंट के खाता में नाम लिखाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। मेरा पापा करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मर्चेंट एसोसिएशन का मेंबर होते हैं। फिर वो फॉरेस्ट का जितना भी लकड़ी होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑक्शन करते हैं। फिर उसमें लॉट वाइज खरीदना पड़ता है, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं वैसा ही लकड़ी का लॉट होता है। फिर अगर आपको लकड़ी का नॉलेज है तो आप वहां पर जाके लकड़ी खरीद सकते हो। नॉर्मली लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है एट ए टाइम, एक एक बार में लाख रुपए तो लगता ही है। फिर जाके आप कर सकते हो।
मैंने फिर आपको मार्केट है कोलकाता मार्केट में बेचो, जैसे लकड़ी का बहुत काम है, फायर रोड में काम आता है जलाने के लिए, फिर आपका बिल्डिंग बनता है ना, उसका जो पोल का यूज होता है, लोहड़ी के टाइम, अभी लोहड़ी के टाइम लकड़ी बहुत बिकता है। हाँ वो डिफरेंट काइंड में लगता है। जैसे मानो ये WP फॉरेस्ट ऑक्शन, कोई भी कर सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो करके क्या फायदा। ये फॉरेस्ट ऑक्शन में ये वाला साइड है, यहाँ पर जाके आपको ना दिखने को मिलेगा। आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका जो भी प्रोडक्शन है ये सारा अगर नेचुरली प्रोडक्शन होता है, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो यहाँ पर देखो कंसापति डिविजन, ये देखो कंसापति डिविजन, आई थिंक ये बांकुड़ा में है, आई थिंक कंसापति डिविजन। यहाँ पर कितना लकड़ी है नहीं है ना, ये सब यहाँ पर लिस्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं सेल लिस्ट। ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया ना, ये लिस्ट देखो डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस पे कहाँ पर कितना लकड़ी है, ठीक है, ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। ये भी एक बिजनेस है सर, कहाँ कितना है सारा लिस्ट है, ये देखो, ये देखो बिशपुरिया डिपो में पड़ा हुआ है, आकाशमणि का पेड़ है, ठीक है, इसी से फर्नीचर का बहुत काम होता है, ठीक है। तो कितना लेंथ का है, कितना वॉल्यूम का है, ये सब लिस्ट दे दिया। अब ऑनलाइन ऑक्शन होता है, इसका ऑक्शन ऑनलाइन में होगा, जैसे शेयर में ट्रेड होता है वैसे खरीद लो, फिर वहां पर जाके जैसे आप खरीद लोगे ना, वहां पर जाके आपके नाम पे वो मार्क हो जाएगा। फिर आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम देता है। फिर उस टाइम के अंदर आपको लकड़ी गवर्नमेंट के गोडाउन मतलब डिपो से निकालना पड़ता है। जंगल का जो गोडाउन होता है बेसिकली ओपन स्काई में होते हैं, वहां से निकालना पड़ेगा। फिर वहां से निकल के आपका जो मार्केट है कोलकाता में आसपास के जो भी जहां पर आपका मार्केट है आप बेच दो, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर ये पूरा बिजनेस है, ऑपरेशन है, इसमें इनकम टैक्स GST सब आ जाता है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन नॉलेज होगा तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो ऑक्शन में ज्यादा पैसा है। हाँ मतलब लकड़ी का नॉलेज होना चाहिए, लकड़ी देख के पहचान होना चाहिए, तो मार्केट में क्या बिकेगा नहीं बिकेगा। लकड़ी का भी नॉलेज है, कौन सा पेड़ है, लकड़ी देख के, लकड़ी तो आपको ऐसे समझ, पेड़ थोड़ी ना खरीदो, और लकड़ी देख के समझ जाते हैं जिनको नॉलेज होता है, जो जंगल के आसपास में रहते हैं ना, पापा 40 साल से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लकड़ी देख के बता देगा कि कौन सा लकड़ी है। मेरे को नॉलेज उतना नहीं है, एक थोड़ा सा नॉलेज है, मतलब क्योंकि बचपन से देखा हूँ। कभी डील तो उतना नहीं करता था, बट हाँ क्योंकि बचपन में बेचता भी था थोड़ा बहुत। घर पे रिटेल बिजनेस था, काउंटर था, तो मैं बेचता था। तो उस टाइम मुझे नॉलेज था कि कौन सा आकाशमणि है, कौन सा सॉल का पेड़ है, मैं देख के समझा थोड़ा बहुत, एकदम मतलब नौसिखिया की तरह नॉलेज है ना। पॉइंट क्या है, समझ गया ना सर। तो ये सब चीजें आप लोगों को नॉलेज में रखना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ये कुछ बातें मैं आज आपको किया, कुछ एग्जांपल्स करवाया और दो एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवाया। नेक्स्ट दिन और भी बाकी कल का क्लास है, उस दिन भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग आज जो हुआ दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब डेफिनेशन, कि शहर का पास और कितना दूर रहने से हम उसे एग्री लैंड बोलेंगे या नहीं। याद रहेगा सर? हाँ लिख भी लिया, वेरी गुड। थोड़ा सा दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, हाथ भी चलेगा आंख भी चलेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही है, फिर कल मिलेंगे सर। ठीक है बाय सर, ओके सर, बाय थैंक सर, यू। थैंक यू सर, सर बाय सर, सर ठीक है, बाय सर। স্যার বলছি যে হ্যাঁ। ইনকাম ট্যাক্স একটু ভিডিওটা দিয়ে দিবেন, ইনকাম ট্যাক্স। হ্যাঁ ইনকাম ট্যাক্সের বাকি ভিডিওস গুলো একটু দিতে হবে, তাই তো? হুম, তুই আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখতো, পাঠিয়ে দেবো, হ্যাঁ তাহলে মনে থাকবে। আচ্ছা।